बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो हम आपका आज का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, रूटीन वाइज हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप ये बताएं कि हमने एनाटॉमी का जो सेशन है इससे जो प्रीवियस सेशन है उसमें क्या पढ़ा है, जल्दी से बता दें जी। इससे जो प्रीवियस सेशन हमारा हुआ था, जिस एरिया को हमने कवर किया था वो क्या था, जल्दी से बताएं। वो आपका था, जल्दी से बताएं जी। मेन टॉपिक बता दिया करें। स्टर्नम किसको किया था हमने, आपकी स्टर्नम को किया था। ओके, उसके अंदर फिर हमने स्टर्नम के अंदर ये बात की थी कि आपकी इसके अंदर एक एंगल होता है, स्टर्नल एंगल। ओके, इस एंगल को दूसरा क्या नाम दिया था, दूसरा क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, ये बता दें। उस एंगल को लुई एंगल भी कहते थे। ओके, तो जब हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपके जितने भी पॉसिबल जो कि इम्पोर्टेंट एरिया थे, बाकी माइनर चीजें तो रह जाती हैं, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे और जितना इम्पोर्टेंट एरिया था वो हमने कवर किया अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू लाइसेंसिंग एग्जाम। ओके, आज का जो एरिया है हमारा उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हेडिंग दे दें रिब्स की, आप लोग स्टूडेंट हेडिंग दे दें। कल हमने स्टर्नम की बात की थी, जो कि आपकी चेस्ट बोन है, फ्रंट वाली बोन है, लॉन्ग बोन है। अब उसके साथ जो रिब है, रिब्स जो मिलके रिब केज बनाती हैं, आपकी चेस्ट बनाती हैं, जिसको आप लोग कहते हैं पसलियां। अक्सर आप वर्ड यूज करते हैं, यार मैंने तुम्हारी पसलियां तोड़ देनी है, ठीक है जी। तो अब उनको हमने पढ़ना है, ठीक है जी। रिब्स को क्या कहते हैं उर्दू में, पसलियां। तो आप लोग हेडिंग दे दें रिब्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके जी, देखें बात का ना हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है, कुछ लोग, ये आप लोगों के साथ बात शेयर कर दी जाए ताकि बाद में आप डेफिशिएंट ना फील करें। ऐसे भी होता है कि हॉस्पिटल में आप एक अच्छे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शमस बहुत अच्छे FCPS असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वहां से एक आ जाती है असिस्टेंट कमिश्नर, और वो बड़ी अच्छी खासी उर्दू जानती है, ठीक है जी। उसकी उर्दू बड़ी हैवी होती है और वो उर्दू में ना मेडिकल के बहुत सारे वर्ड्स जानती है, ठीक है जी। तो वो जब इनसे बातें करती है ना, तो इनको उर्दू का नहीं पता होता, वो उर्दू में बातें करती है, मेडिकल टर्म होती हैं वही सारी चीजें, लेकिन इनको नहीं पता होता, तो ये उधर देख रहे होते हैं। इसलिए अपनी मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा इसको मतलब अपने आप को मॉडिफाई किया करें, तैयार किया करें इन चीजों के लिए, ठीक है जी। तो ओके, तो अभी हम अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलें जी। रिब्स के अंदर ये हमारा टॉपिक आज का कि भाई रिब्स क्या चीज है, मतलब कि ये वाली रिब्स क्या चीज है, इसकी क्या टाइप्स हैं, वो हम उसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपना थोड़ा सा माइंड बनाने के लिए यहां पे लिखें आप लोग रिब्स, जल्दी से ये लिखिएगा। रिब्स आर लॉन्ग, ऐसे ही है जी। रिब्स आर लॉन्ग कर्व्ड, ये कर्व्ड होती हैं, बोन्स विच इज अटैच, ये आपकी अटैच होती हैं टू द, ये आप लोगों ने यहां पे फोकस करना है, टू द स्टर्नम। एक पॉइंट कहां पे, स्टर्नम। स्टर्नम की होती हैं ये लेटरली, ये पॉइंट याद रखिएगा, कहां पे, लेटरली। उसके बाद ये फ्रंट पे आती हैं, मतलब कि फ्रंट पे अटैच होती हैं। सर जी थोड़ा सी तो रिब्स आर लॉन्ग कर्व्ड बोन्स विच इज अटैच टू द स्टर्नम लेटरली, और उसके बाद फ्रंट पे एंड, और किसके साथ होती हैं ये, बैक साइड पे आपकी वर्टिब्रा के, किसके साथ होती हैं, वर्टिब्रा से होती हैं, ये जो आपके वर्टिब्रा होते हैं। लेकिन वर्टिब्रा के मुझे ये बताएं कि बैक साइड पे होते हैं कि फ्रंट साइड पे होते हैं, आपके कहां पे होते हैं वर्टिब्रा, जल्दी से बता दें। वर्टिब्रास, जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका पोस्टीरियरली, डॉर्सली, बैक साइड पे। ओके, तो ये आपको पता चल गया, बैक साइड पे ये मतलब के अटैच होते। ओके जी,
तो डेट इज कॉल्ड रिब्स। इनको हम आपकी क्या कहते हैं, रिब्स। ये तो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बन गया। आगे स्टूडेंट एक एमसीक्यूज आता होता है, एक एमसीक्यूज आता होता है, ये नोट्स को खराब नहीं करना आप लोगों ने। एमसीक्यूज ये आता है कि द कार्टिलेज थ्रू विच रिब्स, ये वाली जो रिब्स हैं, द कार्टिलेज थ्रू विच रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम, किसके साथ, स्टर्नम के साथ। वो कौन सा कार्टिलेज है कि जिसके थ्रू ये आपकी जो रिब्स हैं स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ये एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है जी। तो वो आपका कार्टिलेज होता है कोस्टल कार्टिलेज। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, कोस्टल कार्टिलेज। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो कोस्टल कार्टिलेज, ओके जी। ये आपको सबसे पहले इसके बारे में, अब ये जो अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, आगे जहां पे भी हमने अभी मसल पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा आगे जितना भी एरिया है, ये आपकी मतलब कि चेस्ट का जितना भी ये एरिया ना आपका थोरेसिक कैविटी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे वाला। तो कोस्टल का जो वर्ड यूज किया जाता है ये आपका रिब्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आज के बाद याद रख लें, ओके जी। तो क्या था क्वेश्चन, द कार्टिलेज थ्रू विच रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम, ओके जी। तो कोस्टल कार्टिलेज आपका हो गया। उसके बाद यहां पे आप चले इसके नीचे भी लिख लें कोस्टल एमसीक्यूज का, मतलब ये आपका एमसीक्यूज था, हमने आपको स्टेटमेंट बता दी कोस्टल कार्टिलेज, ओके जी। तो कोस्टल कार्टिलेज उस कार्टिलेज को कहते हैं आपका, कोस्टल कार्टिलेज उस कार्टिलेज को कहते हैं जिसके थ्रू जो आपकी रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ऐसी है स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों को डॉक्टर इकरा ने, डॉक्टर मसूद ने और जिनको हमने कहा था उन्होंने आपको फोटो भी सेंड की होगी ग्रुप में, वो आप लोग देखिएगा, ओके। तो यहां तक क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स, यहां तक पॉइंट क्लियर है ना। आगे हम देखते हैं, हमने कल बात की थी आपकी, फर्ज करें हम अभी रफली करेंगे ड्रा, ठीक है जी। अभी हम नीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं, मतलब वो आप लोग फोटो से देख लीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपकी डायग्राम्स नहीं आती, ओके जी। तो फर्ज करें ये आपकी क्या है, स्टर्नम है, ओके जी। ये जल्दी से बताइएगा, ये ऊपर वाला एरिया कौन सा होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताएं ना, जल्दी से बताते जाएं, ये सिर्फ आपकी एक तरह की रिवीजन है। ये ऊपर वाला एरिया कौन सा होता है, ये वाला, ये तो आपका मैनिब्रम है, ये आपका क्या है, मैनिब्रम ये है। उसके बाद ये क्या है, जोगुलर नोच, ये मैनिब्रम स्टर्नम। फिर आपके आ जाती है जी बॉडी, फिर आपका आ जाता है जो पॉइंटेड एरिया एंड पे, जो कि थ्रिशा एरिया, एक पॉइंटेड एरिया होता है नोक की तरह, वो होता है ज़िफाइड प्रोसेस, ओके जी। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है आपका ये वाला, इसको हम कहते हैं आपका स्टर्नल एंगल। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आपकी क्लेविकल ऐसे मतलब के अटैच होती है, ओके जी। अब आगे चलते हैं, अभी देखें, अब आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी से स्टूडेंट आप लोगों ने बताना है कि स्टर्नम के कितने पार्ट थे, स्टर्नम के कितने पार्ट्स हैं, ये बता दें जल्दी से। स्टर्नम के, ये स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये बताइएगा कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ओके। तो कौन कौन से हैं जल्दी से बता दें स्टूडेंट, जल्दी से आप लोगों ने बस टाइप करते जाना है। आपका मैनिब्रम, उसके बाद बॉडी, फिर आपका ज़िफाइड प्रोसेस, ओके। तो एक हमने, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन है हमारा कि भाई मैनिब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान कौन सी चीज हमने कल बड़ी डिटेल में पढ़ी है, ये बता दें। मैनिब्रम और आपकी जो बॉडी, ये देखें, ओके जी। तो क्वेश्चन आपसे ये था, मैनिब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान आपकी कौन सी स्पेस है, आपका मतलब कि एंगल होता है एक स्टर्नल एंगल, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टर्नल एंगल के सामने आपकी कौन सी बोन होती है, जल्दी से बता दें सर। बट इन द पिक, ओके जी। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि ये आपसे एमसीक्यूज है, कल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसमें कि भाई स्टर्नल एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, इसके सामने कौन सी बोन पड़ी है, जल्दी से बता दें स्टूडेंट, जल्दी से बता दें कौन सी रिब है आपकी, सेकंड रिब है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर है, ओके। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, भाई देखें,
और जो आपकी रिब्स की काउंटिंग है और आपकी जो रिब्स की काउंटिंग है वो फर्स्ट रिब से होती है ना, ऐसे ही है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो फर्स्ट से होती है। डॉक्टर मुस्तफा आपने बताना है कि फर्स्ट रिब से अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, मतलब कि एक छोटी सी, क्योंकि एक लफ्ज आप लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, डीप, वेरी गुड, क्योंकि भाई वो आपकी डीप होती है। रीजन यही है कि जो फर्स्ट रिब आपकी वो लाई करती है आपकी बैक साइड पे, किसके, क्लेविकल के बैक साइड पे लाई करती है, और वो हम उस रिब को हम पलपेट नहीं कर सकते, हम उस रिब को पलपेट नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट रिब आपकी बिल्कुल अंदर की तरफ गई होती है, इसके ऊपर आपकी क्लेविकल होती है, फर्स्ट रिब अंदर मतलब कि आपकी गई होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, आपकी जो काउंटिंग है, जो आपकी काउंटिंग है रिब्स की, वो हम स्टार्ट करते हैं आपकी सेकंड रिब से। ओके जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, यही आपका पॉइंट है। आगे चलते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट। और अगर और आगे जाके आपकी मतलब ये क्या हो जाती है रिब्स, मतलब के ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है जी, ये आपको मतलब कि एक पॉइंट पता होना चाहिए। ये जो रिब्स होती हैं फिर आगे जाके आपकी क्या हो जाती हैं, मिलके खत्म हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं, मतलब कि इसी में अब ये जो आपके जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं आपके रिब केज के साथ, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आगे जाके ये बिल्कुल आपका एंडिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट आपको पता चल गया। और ये जो आपकी रिब्स हैं, ये आपके स्टर्नम के साथ ऐसे, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या ये डायरेक्ट मतलब कि कनेक्ट होंगी कि या फिर किसी चीज के साथ पहले कनेक्ट होंगी, ये जल्दी से बताइएगा। ये आपकी किसके साथ होंगी, कार्टिलेज के साथ। डायरेक्ट ये मतलब आप लोगों की कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम के साथ, क्योंकि जो आपकी रिब्स है यहाँ पे अगर फर्ज करें ये आपकी रिब अगर बैक साइड से आई है, यहाँ पे आके ये खत्म हो जाती है, फर्ज कर लें यहाँ पे आके ये खत्म हो जाती है, और ये फिर स्टर्नम से एक चीज यहाँ पे होती है, आप लोगों ने पिक देखनी है इसको, जिसको हमने क्या कहा है, आपकी कोस्टल कार्टिलेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ फिर कि आपका मतलब ये बना कि स्टर्नम और ये जो मतलब आपकी कार्टिलेज है, ये यहाँ पे इनके दरमियान एक जॉइंट बनता है, फिर इनका ऐसे ही है स्टूडेंट, बनता है कि नहीं बनता, जल्दी से बताएं। जब ये बिल्कुल ये आपकी बैक साइड से आती है वर्टिब्रा से, फिर आगे आके यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज के साथ मतलब कि ये अटैच हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको कोस्टल कार्टिलेज। इसका मतलब ये है कि रिब्स आर कनेक्टेड विद स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, ये जो आपका कोस्टल कार्टिलेज, लेकिन बैक साइड पे आपकी किसके साथ अटैच होती हैं, जल्दी से बता दें। बैक साइड पे आपकी किसके साथ अटैच होती हैं, जल्दी से बता दें, ये बता दें, वर्टिब्रा के साथ। किसके साथ होती हैं, वर्टिब्रा के साथ। तो स्टूडेंट ये सिर्फ एक इसकी इतना बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये कौन, डॉक्टर रुक्सिया, ये इतना लॉजिक नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, फोटो से देखना है, 3 पॉइंट याद रखें। बैक साइड तो वर्टिब्रा के साथ यहाँ पे आके खत्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज के साथ। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट का मसला है। ओके जी, आगे आप लोग स्टूडेंट हेडिंग दे दें, तो सॉरी अगर किसी को मतलब के। ओके जी, तो आगे आप लोग हेडिंग दे दें कि टाइप्स ऑफ रिब। आगे आप लोग हेडिंग दे दें टाइप्स ऑफ रिब्स, ये आप लोग स्टूडेंट हेडिंग दे दें। अब इसकी टाइप्स होती हैं जी, कुछ टाइप्स ऑफ रिब्स। ठीक है जी, रिब्स की कुछ टाइप्स होती हैं, मतलब के वो हम देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये जो हमने देखा है ये तो कोई कॉमन किसी एग्जाम में इसके बारे में कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये सिर्फ आप लोगों को एक कंसेप्ट बनाने के लिए हमने बातें की हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एरिया मतलब के कंसेप्चुअल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके जी, तो आपकी ये जो रिब्स होती हैं इसके बारे में याद रखें। रिब्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स। रिब्स की आपकी कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर लिखें, ऐसे आप लोग लिख लें, फिर उसी के नीचे हम लिखते जाएंगे। ठीक है जी, जो जो पॉइंट हमने इनके बारे में पढ़ना। सबसे पहले आपकी होती है ट्रू रिब्स। आपकी क्या होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड पे आपकी होती हैं फॉल्स रिब्स। क्या होती है आपकी, फॉल्स रिब्स होती हैं, वेरी गुड। फिर आपकी होती हैं थर्ड पे कौन सी होती हैं, जल्दी से बताएं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स को आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आपकी फ्री रिब्स होती हैं। ऐसी है स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आपकी फ्री रिब्स होती हैं। ठीक है जी,
ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि अब फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये हमने किस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की है, किस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। आपको पता है ये किस बेस पे हमने किया है स्टूडेंट्स? अगर किसी को पता है, ये हमने आपकी जो टाइप्स बनाई हैं रिब्स की, ये आपकी डिपेंडिंग अपॉन अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नम। किस पे? अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नम। ओके, वेरी गुड। किस पे? स्टर्नम के साथ अटैचमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनकी डिवीजन की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं आगे फिर। तो भाई आगे आप लोग लिखें किसके नीचे? ट्रू रिब्स के नीचे। ट्रू रिब के नीचे आप लोग लिखें कि द रिब्स विच आर अटैच, जो कि आपकी अटैच होती हैं टू द स्टर्नम। किसके साथ? स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं डायरेक्टली। ये आपकी डायरेक्टली अटैच होती हैं बाय किसके साथ जी? विद द हेल्प, बाय हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ऐसे ही है, कोस्टल कार्टिलेज, विद बाय द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। तो ये आपकी कौन सी रिब्स होगी? जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, ये आपकी कौन सी रिब्स होगी? ये आपकी होगी ट्रू रिब्स। ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इस फॉल्स रिब्स के बारे में। तो भाई आपकी फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉल्स रिब्स के बाद नीचे लिखें रिब्स विच आर अटैच टू द, ये आपकी अटैच होती हैं किसके साथ? जल्दी से बताएं। स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्टली थ्रू द, किसके साथ जी? किसकी? थ्रू द कोस्टल कार्टिलेज। यहां पे जो एमसीक्यू है ये देखिएगा, कोस्टल कार्टिलेज ऑफ। भाई वो कौन सी रिब है जिसके कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये अटैच होती है? वो आपकी होती है सेवंथ रिब। कौन सी होती है आपकी? सेवंथ रिब। ये आपका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेवंथ रिब। ओके, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद नीचे लिखें फ्लोटिंग रिब के बारे में। यहां पे स्टूडेंट आप लोग इधर लिखिएगा कि फ्लोटिंग रिब्स के बारे में जी। फ्लोटिंग रिब्स क्या है? रिब्स, ये लिखिएगा, रिब्स हैविंग नो अटैचमेंट टू द स्टर्नम। भाई इनकी स्टर्नम के साथ क्या अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है जी। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आपकी फ्लोटिंग रिब कहते हैं, इसलिए हम इनको आपकी फ्री रिब्स कहते हैं। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको पता चल गए। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखें कितने पेयर्स होते हैं, जल्दी से बताएं। इस मीटिंग में हम अपना ये खत्म कर लें, उसके बाद हमारा टॉपिक है थोरेसिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताएं कि ये आपकी कितनी होती हैं जी? कितनी होती हैं? 12 पेयर। देखें रिब्स पूछा है, हमने खुद ही बता दिया है कितनी होती हैं आपकी। हमारे पास ये इसके पेयर कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? 12 पेयर्स होते हैं। तो वो आपकी जल्दी से, अब डॉक्टर अरूसा से क्वेश्चन ये है कि 12 जो पेयर्स होते हैं क्या वो एक साइड पे होते हैं कि दोनों साइड पे होते हैं? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, जल्दी से बताना है कि राइट और लेफ्ट दोनों पे होते हैं? दोनों पे होते हैं। वेरी गुड। ये 29, व्हाट इज 29? व्हाट इज 29 हेयर? ओके, तो आपकी वो मतलब कि राइट पे भी होती हैं, आपकी लेफ्ट पे भी होती हैं। ओके जी, तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। दोनों साइडों में आपकी ये बोन्स मतलब के 12 पेयर्स होते हैं, जो कि आपकी 24 बन रही हैं। ओके जी, ये आपको पता चल गया। अब देखें स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपकी ट्रू रिब्स हैं इसके नीचे लिखें जल्दी से। ये लिखना है फर्स्ट पेयर, फर्स्ट से लेके 7 पेयर, फर्स्ट से लेके रिब्स के जो मतलब कि 7 पेयर्स है ना रिब्स के, वो आपके आ जाते हैं किसमें? आपके आ जाते हैं ट्रू रिब्स में। ओके जी, तो ये आपके पेयर्स हैं, ये आपके स्टूडेंट पेयर हैं। उसके बाद फॉल्स के नीचे लिखें, फॉल्स के नीचे 8, 9 और आपकी 10th, ये भी पेयर हैं। ये सारे के सारे पेयर की बात कर रहे हैं, 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर। उसके बाद
आपकी दो रह जाती हैं 11 और 12। कौन सी रह जाती हैं? 11 और 12। वो आप फ्री रिप्स में लिख दें, फ्लोटिंग रिप्स में आप मतलब के लिख दें। ओके जी, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हुए। अभी एक बात एंड पे आप लोगों को बता दी जाएगी ताकि इस मीटिंग में ये कंप्लीट कर लें। अब किसी भी रिब को आप किसी भी इन रिब्स में से कोई एक पकड़ लें, कोई एक फर्ज करें कि ये आपकी क्या है? रिब्स है। ठीक है जी, ऐसे ये एक फर्ज करें कि ये रिब है। ठीक है जी, कोई एक पकड़ लें। अब इस रिब्स के होते हैं कुछ पार्ट्स, इसके फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं। कोई भी आप रिब ले लें, मतलब के इसके कुछ फर्दर आपको होते हैं पार्ट्स। तो हेडिंग दे दें पार्ट्स ऑफ द रिब। हेडिंग दे दें स्टूडेंट्स आगे, पार्ट्स ऑफ रिब। जल्दी से हेडिंग दे दें। ये आपकी लास्ट है, इसका मतलब पॉइंट पार्ट्स ऑफ रिब्स। तो ये आप लोग हेडिंग दे दें। देखें जी, आप लोगों से क्वेश्चन है, कोई भी आप टिपिकली रिब ले लें, कोई भी टिपिकली रिब ले लें, उसके ये पार्ट्स होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों ने यस और नो करना है। हेड होता है कि नहीं होता? हर रिब का हेड होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताएं, हेड होता है कि नहीं होता? ओके। नेक होती है कि नहीं होती? नेक होती है। थर्ड पे उसके टुबरकल होता है कि नहीं स्टूडेंट? पता है ना टुबरकल का? टुबरकल ट्यूबरेसिटी का तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने ली हुई है, मतलब एक तरह की एलिवेशन होती है, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। उसके बाद ये शाफ्ट होती है कि नहीं? मतलब कि जिसको हम बॉडी कहते हैं, शाफ्ट होती है। जल्दी से बताएं, शाफ्ट होती है कि नहीं? होती है। वेरी गुड। एंगल, इनमें एंगल होगा कि नहीं होगा? एंगल, वेरी गुड, एंगल होगा। इसका एक एमसीक्यूज आता है। इन पांचों में से स्टूडेंट आपका एक एमसीक्यूज आता होता है। ठीक है जी, वो हमने एमसीक्यूज आप पिकअप करना है कि भाई वो एमसीक्यूज कौन सा आता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसका कर लेना है हेड, फिर इसका एंगल, यहाँ पे मतलब ये एक, यहाँ पे ये नेक है और ये हेड, इनके दरमियान यहाँ पे क्या बनता है आपका? एंगल। ओके, तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज क्या आता है आपका? एमसीक्यूज क्या आता है? कहते हैं जी, अगर किसी की चेस्ट पेन में, मतलब कोई पेशेंट है, उसकी चेस्ट में जो रिब है ना, मतलब उस पेशेंट की रिब जो थी वो फ्रैक्चर हुई थी। ठीक है जी, उस रिब की क्या होती है? मतलब कोई फ्रैक्चर हुई सी रिब। ठीक है जी, अब उनका क्वेश्चन क्या है कि भाई 95% जो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं इसके रिब के अंदर, वो कौन सा एरिया होता है? इस तरह उनका मतलब कि क्वेश्चन एक एमसीक्यू बनाया होता है। ठीक है जी, कि भाई अगर कोई पेशेंट है, उसकी चेस्ट में मतलब कि उसकी रिब की फ्रैक्चर हो गई है। ठीक है, 95% उसके फ्रैक्चर के चांसेस किस में हो सकते हैं? इस रिब में। तो यहाँ पे लेकिन इस रिब में, वेरी गुड, आपकी क्या होती है? वो होती है यहाँ पे। एक स्टूडेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो वीकेस्ट पॉइंट है ना इन रिब के अंदर, वो आपका होता है एंगल। क्या होता है आपका? एंगल। तो अगर एंगल आपका यहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन है कि किसके ज्यादा चांसेस हैं? हेड के, नेक के, शाफ्ट के? जल्दी से बताएं, किसके ज्यादा चांसेस होते हैं मतलब कि ब्रेक डाउन होने के? जल्दी से बताएं। ये आपका हो गया, वेरी गुड। ये आपका फिर नेक, हम ये कह, फिर हेड। डॉक्टर अरुसा, आपको हमने ये बात की है कि मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट आपका क्या है? एंगल। तो भाई आपका जो आता होता है ना एमसीक्यूज, जो आपकी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट आती है वो ऐसे आएगी, मतलब के द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द रिब वेयर द रिब इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। ओके जी, तो इस तरह आता होता है। हमने लोअर लिम्ब के अंदर भी बात की थी आपकी, हमने अपर लिम्ब में भी बात की थी ह्यूमरस के बारे में, लेकिन उनकी कुछ और सिनेरियो था। ठीक है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है? द वीकेस्ट पार्ट ऑफ रिब वेयर द रिब इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। तो वो आपको होता है बिल्कुल एंगल ऑफ रिब। ठीक है जी, एंगल ऑफ रिब। चले जी स्टूडेंट, ये आपका रिब्स के बारे में कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट रिब्स। इट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ अबाउट रिब्स। इसके बारे में इतना कुछ नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन मीटिंग के बाद उससे पहले एक बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये जो आपकी 11 और 12 जो आपकी फ्लोटिंग रिब है, इनके अंदर ये आपको वैसे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो अगर तो मीटिंग रही तो आपको इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंस इसका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो इसके बारे में सुने। फिर ये पता है, हमने ये पॉइंट एमबीबीएस के लेवल पे हमने जब सीखी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है जी, फर्स्ट सेमेस्टर में
मतलब कि ये स्टूडेंट हमने ये बात सीखी थी फर्स्ट सेमेस्टर एमबीबीएस के लेवल, ठीक है जी। तो 11th और 12th रिप जो है ना, इसकी अल्लाह पाक ने मतलब क्यों ये मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब कि जो ये क्यों नहीं जुड़ी, जिस तरह आपकी 8, 9 और 10 आपकी जुड़ती है जाके 7th कोस्टल कार्टिलेज के साथ, तो फिर ये क्यों नहीं वहां पे गई। इनकी ना एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। फर्ज करें वो आपकी क्लिनिकल में आती है। एक तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसने अपने मतलब फीटस को 9th मंथ के लिए अपने मतलब के यूट्रस में, ठीक है, वहां पर उसकी वो जो कि हमने कहा था कि ये होम होता है फीटस के लिए, उसने नरिशमेंट करना होता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक तो उसमें इजीली 9th मंथ के लिए जो है ना वो बेबी फीटस वहां पे नरिशमेंट कर सकता है, एक पॉइंट। उसके बाद कुछ ऐसी डिजीज आ जाती हैं, एक इसमें क्या हो सकता है, अगर ये रिब भी अटैच होती तो फिर आपका ये मतलब कि इतना वो वैसे तो ये एब्डोमेन में होता है सारा, ये तो आपका ऊपर मतलब के एरिया ना, ये अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो ऊपर होता है, लेकिन अगर आप अपने इसको अटैच करें ना बिल्कुल डायाफ्राम के साथ है, ऐसे ही स्टूडेंट, अगर जी अब ऐसे, तो ये आपकी क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो ये आपकी मतलब के आपकी जब वो फीमेल्स मतलब जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्होंने 9th मंथ के लिए फीटस को नरिशमेंट करना होता है, तो उसमें एक रोल प्ले होता है इनका 11th और 4th रिप का, ठीक है जी। आप लोग समझ गए होंगे ये मेरा पॉइंट, पिक कर गए होंगे। उसके बाद कभी कभार कुछ ऐसी डिजीज हो सकती हैं, अडीमा, फर्ज करें कि पेट में अडीमा हुआ है किसी के बहुत ज्यादा, तो वो पेट उसका फूल के बाहर आ गया है, ठीक है जी। उसमें अगर वो ये रिप्स भी मतलब के अटैच होती तो ये इतना एरिया मतलब कि क्लोज होता कि ये वो भी ना होता, ठीक है जी। बाकी हम आगे कभी ना कभी इंशाल्लाह जब डिजीज हम क्लिनिकल पढ़ेंगे वहां पे भी आपको बताऊंगा, ये आपको वैसे कोई बताएगा नहीं, ठीक है। यस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ द थोरेसिक वॉल, ठीक है जी, सिंपली आप ये बातें कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, तो ये हमने वैसे सीखी थी अपने एमबीबीएस के लेवल फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो इतना इसमें वो नहीं है कोई। ओके जी, तो मीटिंग के बाद स्टार्ट करते हैं आपका थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, और थोरेसिक वॉल के जो मसल्स हैं। ओके जी, तो डॉक्टर शमस आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो आपकी फ्लोटिंग रिब होती हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके बारे में बात की है, ये बताना सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करने हैं कि ये आपकी मतलब कि ये अटैच होती है ना स्टर्नम के साथ। ये हमारा तो ये कंसेप्ट है कि ये भाई स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं डॉक्टर साहब, क्यों नहीं होती हैं आपकी, ये आपको पता है होती हैं नहीं होती, तो ये फिर किधर अटैच होती हैं, ये किधर, ये सैक्रम में जाकर अटैच होती हैं, ऐसे ही है। सैक्रल जो आपका रीजन है ना वहां पे डॉक्टर साहब सैक्रल में होती है ना, S1 में होती हैं, S1 में, ऐसे ही है। चलें डॉक्टर शम्स आपसे ये सिर्फ एक क्वेश्चन। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमने आपकी इसकी ना मतलब कि इंपॉर्टेंस की बात चल रही थी, T12 और T11 की इंपॉर्टेंस की बात हो रही थी कि, और इसके अलावा एक तो हमने ये बात की कि फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल में मतलब कि इसका रोल आप एक तरह से ये ले सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर इकराम ने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, और फिर इसके साथ आप ये कह सकते हैं अलास्टिसिटी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो इसमें बड़ा रोल होता है। अब देखें, अब इसका रेस्पिरेटरी में बहुत ज्यादा रोल होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी के अंदर फ्लोटिंग रिब्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। जब आप डीपली आप ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें इनका रोल होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि फ्लोटिंग रिब की थोड़े से फीचर्स है, इसकी इंपॉर्टेंस थी, तो मतलब कि ये फ्लोटिंग क्यों है, ठीक है जी। अभी आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ओके जी, अभी आप लोगों ने नोट्स बनाते जाना है, तो ये कोई भी मिस ना करे। सबने थोरेसिक आउटलेट की वो देख ली है, डायग्राम देखी है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थोरेसिक आउटलेट की आप लोगों ने डायग्राम देखी है सबने? इट्स ओके, बहुत शुक्रिया जी अगर आप लोगों ने ये देखी है तो। ओके जी, तो स्टूडेंट्स हेडिंग दे दें आगे जी। चलें जी आगे आप लोग हेडिंग दे दें।
जो आज का हमारा मेन सेक्शन है, जो मेन एरिया है जिसको हमने आज कवर करना है, उसके बारे में हेडिंग दें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम और मसल ऑफ थोरेसिक वॉल। ये आपके मतलब के टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग दे दें थोरेसिक आउटलेट के बारे में, ठीक है जी। थोरेसिक आउटलेट के बारे में, थोरेसिक आउटलेट क्या चीज है, ठीक है जी, इसका आपको पता होना चाहिए। थोरेसिक आउटलेट, ओके जी। तो ये आज का आपका सेक्शन है, इसको हम स्टडी करेंगे और थोरेसिक आउटलेट को देखेंगे। इसके थोड़े से पॉइंट हैं। फिर हम जाएंगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कि भाई फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं, अगर कोई मसला बन जाता है पैथोलॉजिकली तो उसके बारे में बातें करेंगे। चलें जी, तो आप लोगों ने हेडिंग दे दी है थोरेसिक आउटलेट की। थोरेसिक आउटलेट की सबने हेडिंग दे दी है, यहाँ पे पेन भरा हुआ था। तो देखें आप लोग थोरेसिक आउटलेट के बारे में ये लिखे पॉइंट, यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स। थोरेसिक आउटलेट, थोरेसिक आउटलेट इज द स्पेस, ये आपकी स्पेस होती है बिटवीन किस किस के दरमियान जी। फर्स्ट, ये देखिएगा, फर्स्ट रिब एंड क्लेविकल। क्लेविकल बोन जो कि आपकी कॉलर बोन है, जो कि आपकी ब्यूटी बोन है, जिसको हम कहते हैं, उसके दरमियान थोरेसिक आउटलेट एक तरह की स्पेस है, एक एरिया है, एक मतलब कंपार्टमेंट है, जिसको जो कि किसके दरमियान है, आपकी फर्स्ट रिब जो कि आपकी क्लेविकल के नीचे होती है, आपको बड़े अच्छे से पता है। तो बिलो द क्लेविकल, इसके दरमियान आपकी एक स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट जल्दी से बता दें, जिसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट। जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करें, सिर्फ आप एक वर्ड भी लिखेंगे समझ आ जाएगी हमें। तो क्या होता है आपका मतलब कि ये स्पेस होती है थोरेसिक आउटलेट। अब इसके बारे में आगे हमने पढ़ना है कि हमारा आगे इसकी हेडिंग ये होगी कि भाई अगर हमने ये कहा है कि ये स्पेस है, जाहिर सी बात है कि अगर ये कोई स्पेस है कि इसके अपने कोई कंटेंट भी होंगे। स्टूडेंट यहां से कुछ स्ट्रक्चर भी पास करेंगे, इस एरिया से आगे कोई ना कुछ चीजें भी गुजरेंगी जो कि ऊपर से आएंगी, या मतलब कि आपकी हार्ट से कुछ चीजें निकलेंगी और आपकी इस एरिया से वो पास करेंगी। तो फिर हम ये हेडिंग दे सकते हैं कंटेंट ऑफ थोरेसिक आउटलेट, ये हम दे सकते हैं। ओके, तो दे दें फिर कंटेंट्स ऑफ थोरेसिक आउटलेट, हम तो लिखेंगे शॉर्ट में थोरेसिक आउटलेट। चलें जी ऐसे, या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक आउटलेट, ठीक है जी। हम ये चीजें भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो चीजें यहां से पास कर रही हैं, ठीक है जी, जो इस जगह से गुजर रही हैं, स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखें आपकी गुजरती हैं यहां से नर्व्स बंडल, ये लिखना है आप लोगों ने, नर्व्स बंडल। अब देखें जिन लोगों ने अपर लिम्ब पढ़ी हुई है ना, ये लोग इतनी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे और हम उनके रिवाइज भी करवा देंगे। नर्व्स बंडल, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस आपकी इसकी बहुत सारी बातें की थी ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो चलें फिर थोड़ा सा अभी रिवाइज करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को, आगे भी चलेंगे। फिर जल्दी से बताइएगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है इसकी कितनी रूट्स होती हैं, सिर्फ रिवाइज करना है ताकि आपका रिवाइज होता जाए। कितनी रूट्स हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट इसका कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को रिवाइज करने के लिए 5 रूट्स। कितनी रूट्स होती हैं इसकी, 5 रूट्स। और इसके ट्रंक कितने हैं जल्दी से बताएं, ट्रंक कितने हैं जल्दी से बता दें। ट्रंक इसके भाई ट्रंक्स कितने हैं आपके, 3 ट्रंक्स हैं। फिर इसकी डिविजन्स कितनी है, आगे ट्रंक्स की डिवीजन कितनी बनती है, 6 डिवीजन बनती है। फिर कॉर्ड्स कितने बनते हैं, कोर्स बता दें स्टूडेंट्स, कोर्स, वेरी गुड। आगे फिर बताएं किसकी ब्रांचेज आप कह सकते हैं वेरिएबल, ब्रांचेज क्या कह सकते हैं, वेरिएबल। वी लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी, वेरिएबल। ओके जी, अभी तक यहाँ भी बात रखते हैं। फिर जब आगे इसकी बातें आएंगी फिर उसकी हम आपसे भी पूछेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब हम अपनी अपर लिम्ब को सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई देते हैं, तो उसके लिए कुछ वेसल्स भी होती थी। ऐसे ही स्टूडेंट्स वेसल्स होती थी कि नहीं, तो आप लोग फिर लिखें यहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिखें जी यहाँ पे ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल में स्टूडेंट्स आपकी इन ब्लड वेसल में 2 होती थी,
देखें जो कि नीचे अपर लिम्ब को सप्लाई करती थी उसको हम कहते हैं आपकी स्टार्ट होती थी सब क्लेवियन से। कहां से होती थी स्टूडेंट? ऐसे ही है ना, सब क्लेवियन आपकी क्या होती थी? सब क्लेवियन आर्टरी यहां से स्टार्ट होती थी। सेकंड पे फिर जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हैंड से वापसी की तरफ लेकर आती, ये जो आपका हाथ है यहां से फिंगर से वापसी की तरफ, उसको हम क्या कहते थे? आपकी सब क्लेवियन वेन्स। फिर आपकी मतलब कि वेन्स आ जाती हैं, फिर वेन्स मतलब उसको कह सकते हैं आप, ठीक है जी। आपकी क्या हो जाती है? उसी को हमने उल्टा कर दिया था, आपकी क्या हो जाती है? वेन्स। ओके, तो चलें फिर यहाँ पे आपका रिवाइज करते हैं। ब्लड सप्लाई आपकी सारी की सारी जल्दी से आप लोगों ने, सिर्फ आपने एग्री करना है स्टूडेंट। अगर हमने ये चीजें पढ़ी थी ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आपने यस और नो लिखना है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके जी, तो सबसे पहली बात ये थी कि आपकी हार्ट से निकलता था एयोर्टा। ऐसी है स्टूडेंट्स, अगर कहते हैं तो यहां से ड्रा कर लें, यहां पे ड्रा कर लें अगर कहते हैं, नहीं तो हमने तो रिवाइज ही करना है। ओके चलें जी, ये है, देखें जिन लोगों ने पढ़ा वो तो बहुत जल्दी देंगे। सब हार्ट से निकलता है, देखें जी हार्ट है आपका, हार्ट से निकलता है अयोटा। अयोटा आपकी मतलब के ब्रांच बिग एक आर्टरी है, ठीक है जी। अयोटा से आगे उसके 3 पार्ट्स होते हैं, निकलता है असेंडिंग अयोटा, फिर आर्च ऑफ अयोटा, शाफ्ट ऑफ अयोटा भी उसे कहते हैं, फिर डिसेंडिंग अयोटा। आपने यस और नो करना है। ओके वेरी गुड। फिर हमने ये बात की थी, ये जो आपकी आर्च ऑफ अयोटा यहां से निकलती 3 ब्रांचेस। एक होती थी आपकी, आपको अगर याद हो के, एक होती थी आपको ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक आपकी होती थी मतलब राइट कॉमन कैरोटिड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक होती थी आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ऐसे ही है जी। फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आपकी निकलती थी फर्दर 2 ब्रांचेस, एक होती थी लेफ्ट राइट सबक्लेवियन आर्टरी, फिर आपकी निकलती थी लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऐसी है स्टूडेंट। अब हमने ये बात की थी कि आपकी ये जो सब क्लेवियन आर्टरी होगी ये आपकी जाएगी किसकी तरफ? अपर लिम्ब की तरफ जाएगी। ऐसे ही है, किसकी तरफ जाएगी? अपर लिम्ब की तरफ जाएगी, वो उसको सप्लाई करेगी। हमने देखें एमसीक्यू डिस्कस किए थे, हमने ये बात कही थी कि जब आपकी सब क्लेवियन आर्टरी आपकी आती है फर्स्ट रिब के पास, किसके पास? फर्स्ट रिब के पास। हमने ये बात की थी द लैंडमार्क फॉर द, आगे भी हम बात करते हैं। फर्स्ट रिब के साथ जैसे ही आ जाती है, वहां पे इसका जो लोअर बॉर्डर होता है, वहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है ऑक्सिलरी आर्टरी। वेरी गुड। तो फिर हमने कहा था कि आपका व्हाट इज द लैंडमार्क फॉर ऑक्सिलरी आर्टरी, वो हमने एमसीक्यू भी बनाया था। वो थी आपकी मतलब फर्स्ट रिब होती थी, लेकिन उसका लोअर बॉर्डर होता है, ठीक है जी। अब ऑक्सिलरी आर्टरी के आगे आपकी आ जाती थी जब ये ब्रेकियन के अंदर आपकी, इसको ब्रेकियल आर्टरी हम कह देते थे, जो कि आपकी क्यूबिटल फोसा से भी गुजरती थी। जैसे ये आगे गुजरती थी आके आपकी रेडियल आर्टरी और रेडियल अल्नर आर्टरी बन जाती है। ऐसी है स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। ये आपकी एमसी आपको आ नहीं रहे आपको? ओके, तो ये आपकी स्टूडेंट क्या बन जाती थी? रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ये आपकी 2 बन जाती थी। फिर आपकी ये मतलब कि ये आपकी हैंड की तरफ जाती, आगे आपकी आ जाती थी पाल्मर आर्च। पाल्मर आर्चेज आपकी होती है 2, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने सारी आपकी ब्लड सप्लाई पढ़ी थी। अगर कहते हैं तो यहाँ पे देखें हमने कुछ और भी बातें की थी, अगर आपको याद हो। जैसे आपकी मतलब कि सब क्लेवियन आर्टरी खत्म हो जाती है, यहाँ पे इसके आगे ऑक्सिलरी आर्टरी आती है, तो वहां पे कुछ मसल पड़े होते हैं। हमने मसल की बात की थी। आपकी ये जो ऑक्सिलरी आर्टरी है, फिर इसके होते थे 3 पार्ट्स, हमने इसकी भी बात की थी। इसके कितने होते हैं? 3, मतलब के आगे मतलब के पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें एक मसल आता था आपका पेक्टोरस माइनर मसल था, फिर उसके बाद टीडिस मेजर मसल आ जाता था। ऐसे ही स्टूडेंट, उसके बाद टीडिस मेजर के बाद आपका ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाती है, वो आपके क्यूबिटल फोसा से, और ये आपके मतलब कि आपकी जो नेक ऑफ रेडियस है वहां पे डिवाइड हो जाती थी रेडियल और अल्नर में। ओके स्टूडेंट, आपकी आज ये रिवाइज हो गया स्टूडेंट। सिर्फ रिवाइज करने के लिए आप लोगों को कहा था कि रिवाइज हो जाएगा। यहां से ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी वहां से आई है। ओके जी, ये आपको समझ आ गई स्टूडेंट ब्रेकियल आर्टरी का? आगे चलें फिर, जल्दी से बताएं, हम आगे चलें स्टूडेंट्स आपके? ओके यस, अब हम आगे बात करते हैं। तो भाई ये थी आपकी मतलब कि इसके कंटेंट ऑफ थोरेसिक आउटलेट। एक होता आपकी नर्व्स बंडल, मतलब कि नर्व्स ऑफ बंडल जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस है। अब अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो नर्व्स होती थी स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे से पता होगा, हमने ये बात की थी। देखें जो आपका अपर ट्रंक है ना,
जो अपर ट्रंक है उसकी आगे डिवीजन जाती थी, मतलब कि हमने कुछ पढ़ी थी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, हमने रेडियल नर्व पढ़ी थी, हमने ऑक्सिलरी नर्व पढ़ी थी, हमने मीडियन नर्व पढ़ी थी जो कि डिफरेंट आपके कॉर्ड से निकलती थी। ऐसे ही स्टूडेंट ये सारी नर्व्स हमने पढ़ी थी। बाकी अभी हम अगर आगे इसकी बातें आएंगी तो वो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी की सारी आपकी आती थी, मतलब कि सप्लाई ऊपर कर रही थी अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये जिसने सीख लिया वो बहुत अच्छे, ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मतलब कि पार्ट होता है। ओके, तो अभी हम ये आपको कंटेंट का पता चल गया। एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज है कि भाई जो आपका थोरैसिक आउटलेट है इसके कंटेंट क्या है, वो आपकी कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। पहले ये बताएं कौन सा है। नर्व्स, कौन सी नर्व्स होती हैं, फिर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें आपकी सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन। आगे आप लोग हेडिंग दे दें, अब हेडिंग दे दें थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। कि भाई सिंड्रोम आपका क्या होता है, पता है आपको सिंड्रोम क्या होता है? मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजीज आप कह सकते हैं, मतलब कि मैनी डिजीज आपकी इसमें आ जाती हैं, बहुत सारे मतलब के इटियोलॉजीज आ सकती है। ओके, ये आपको ये पता होना चाहिए। ओके जी, तो इसको सिंपली स्टूडेंट जहां पे भी ये पॉइंट अभी से याद रख लें, जहां पे भी हम ये लिखेंगे ना T.O.S टोस, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए उसी टाइम कि सारी ये बात कर रहे हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की। किसकी बात कर रहे हैं? थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की। ओके ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। इट्स ओके, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। ओके, देखें जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे उतनी जल्दी हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके जी, तो ये होता है टोज। अब हम बात इसकी करते हैं, तो इसके बारे में ये पॉइंट लिखें। ये जो आपका टोज है इसके बारे में ये लिखें कि मतलब कि क्या होता है इस एरिया में, इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन हो जाती है। लिखे कंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर या फिर कंटेंट्स किसके कंटेंट प्रेजेंट जो होते हैं इस मतलब के प्रेजेंट इन थोरैसिक। देखे ना, जो आपकी थोरैसिक आउटलेट के अंदर जो उस स्पेस के अंदर कंटेंट होते हैं, अगर उनकी कंप्रेशन हो जाती है तो बहुत सारे हमें मसले आएंगे, बहुत सारी डिजीज आएंगी, बहुत सारे फीचर्स आएंगे। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन ऑफ द कंटेंट प्रेजेंट इन थोरैसिक आउटलेट, इसको हम क्या कहते हैं आपका थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। अभी हम आगे बातें करते हैं। फिर अभी आगे इसकी हेडिंग दे दें कॉजेज, कि भाई इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि क्यों ये मतलब कि ये टोज आपकी जो है कंप्रेशन किस किस के साथ हो सकता है, ये लिखें। इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब कि आप लिखें कॉजेज ऑफ टोज। ओके स्टूडेंट, टोज की समझ आ रही है ना, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, इसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला देखें स्टूडेंट, अगर किसी को ट्रोमा हो जाए, अगर किसी का ट्रोमा मतलब इंजरी आ जाए उसी जगह पे उस एरिया में, तो क्या आपके ये कंटेंट डैमेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जल्दी से बताएं, क्या आपके कंटेंट वहां पे फ्रैक्चर उसी की वजह से मतलब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो सबसे पहले तो कॉज लिखें ट्रोमा, कि भाई ट्रोमा, ठीक है जी, ये पॉइंट लिखें। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ बोन की वजह से हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट? फ्रैक्चर ऑफ बोन की वजह से वहां पे मेनली ये भी लिखिएगा, फ्रैक्चर ऑफ बोन की वजह से वहां पे जो आपकी क्लेविकल होती है, अगर क्लेविकल की आपकी फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या वो कंटेंट आपके डैमेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते स्टूडेंट? जल्दी से बताएं, क्या वो आपके वहां पे कंप्रेस हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं, मतलब डैमेज हो सकते हैं? ओके, ये भी रीजन हो गई। उसके बाद आगे हम बड़ी बातें करेंगे। अभी अगर इस स्पेस में उस स्पेस के अंदर आपकी आ जाती है एब्सेस हो जाती है। एब्सेस का पता है ना कि मतलब पस बन जाती है, पी बन जाती है, उस एरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से आपकी पस हो जाती है, जो कि बाहर से उसके जो कंटेंट है उनको क्या करेगी, प्रेशराइज, जो फ्लूइड है वो बाहर से उनको क्या करेगा, अंदर की तरफ प्रेस करेगा, अंदर की तरफ उनको प्रेशराइज करेगा, उसकी वजह से हो सकता है। एक ये रीजन हो सकता है, आप कह सकते हैं। ओके, तो फिर आगे चलते हैं फोर्थ पे रीजन आपका कोई ट्यूमर मैस मतलब कि मास बन सकता है, कोई मतलब कि ट्यूमर मैस कोई एक कह सकते हैं, ठीक है जी, आप लोकल ट्यूमर कह सकते हैं, पता है ना इसका ट्यूमर
ट्यूमर मैस एक तरह का मतलब बन सकता है, उसकी वजह से वो कंप्रेस कर सकती हैं उसको। अगर वहां पे वो मैस बन जाता है, लोकल ट्यूमर बन जाता है, वो उसको क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। ओके, उसके बाद रीजन, भाई ये कंजेनिटल हो सकता है कि नहीं एरिया, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं, इसकी कंजेनिटल माल फॉर्मेशन हो सकती है। वेरी गुड, क्या हो सकती है, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन हो सकती है इसकी बाय बर्थ, मीन के बाय बर्थ हो सकता है। फिर एक और बात, मसल की स्पाज्म की वजह से, मसल के कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से ये हो सकता है कि नहीं, ये भी पॉइंट हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट, मसल स्पाज्म की वजह से, यस ये भी हो सकता है। ये भी आप लोग लिखना चाहें तो इसकी रीजन है ना सारी, ये मसल स्पाज्म की वजह से। आगे और भी इसकी आगे जब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, तो उसके बाद देखिएगा मसल स्पाज्म की वजह से हो सकता है। फिर देखिए कुछ स्पाइनल कार्ड, अगर कोई आपका स्पाइनल कार्ड है उसमें ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह से ये मसला आ सकता है कि नहीं, मतलब कि थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम का, अगर पीछे जो स्ट्रक्चर वगैरह से आ सकता है। ओके, अब इसके बाद आप लोग रोटेटर कफ मसल्स इंजरीज, रोटेटर कफ इंजरीज, मतलब कि जो आपका ये एरिया है वहां उसकी वजह से हो सकता है। ये सारी कंडीशंस आपकी मतलब किस में जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टोसिस ऐसी है, तो ये आपकी कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको काजीज की समझ आ गई स्टूडेंट, काजीज की समझ आ गई आपको। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा, अब हेडिंग दे दें, अब हेडिंग दे दें थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की जो टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज है, आपको पता है ये हमने एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं जैसे आपके एंडो के एमसीक्यूज हुए थे, तो ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है ताकि कल को आप अपने आप को डेफिशिएंट फील ना करें। कल आपका एमसीक्यू सेशन होगा फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद आज का, दोनों का, ठीक है जी। ओके, तो लिखें टाइप ऑफ TOS, टोस, ठीक है जी। अब स्टूडेंट याद रखें इसकी दो टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स, जल्दी से बताएं, जल्दी से स्टूडेंट जल्दी से बताएं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, टोज की दो टाइप्स होती हैं, ये आप लोग लिख लें, कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, यहां पे हमने लिख दिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी टाइप्स होती हैं, दो कौन सी ऐसी टाइप्स हैं। एक तो लिखें इसकी न्यूरोजेनिक, ये लिखें, फिर न्यूरोजेनिक टोस, हम ये लिख रहे हैं TOS, न्यूरोजेनिक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। ओके, फिर एक और लिखें, इसकी ये लिखें, सेकंड पे लिखें वासिकुलर। भाई देखें ना, हमने यहां पे बात की है, एक तो हमने नर्व्स की बात की, एक हमने ब्लड वेसल की बात की स्टूडेंट्स। अब इसी की बेस पे ना आपको समझ आ रही है, न्यूरोजेनिक मीन के नर्व्स का जो मसला है, जो ब्लड वेसल्स की, आगे आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, ये आपकी क्या होती है, वासिकुलर, क्या जी, वासिकुलर TOS मीन के जब वेसल का मतलब बनेगा उसको उसके साथ उसकी हमने टाइप बना दी, और एक हमने बना दी आपकी न्यूरोजेनिक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। ओके, ये आपको दो टाइप्स होगी। अब देखें स्टूडेंट इसके बारे में लिखें, इसके बारे में लिखें जरा। इफ अगर आपकी इफ देयर इज, आप लिख लें इसको, फिर करते हैं, इफ देयर इज कंप्रेशन, आपकी कंप्रेशन हो जाती है, कंप्रेशन टू द नर्व्स, किसकी, देखें न्यूरो का मतलब क्या है, नर्व्स की बात हो रही है, कंप्रेशन टू द नर्व्स, एक मिनट, कंप्रेशन टू द नर्व्स, इसको हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरोजेनिक टोस मीन के थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। स्टूडेंट इसकी समझ आ रही है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, स्पीड ज्यादा तो नहीं, स्टूडेंट्स स्पीड हमारी ज्यादा तो नहीं है, हेलो, आपको स्पीड हमारी ज्यादा तो नहीं, स्पीड ठीक है। ओके, तो देखें न्यूरोजेनिक, न्यूरो का मतलब नर्व्स मीन के भाई हमने इसकी नर्व्स की बात कर रहे हैं ना, न्यूरोजेनिक टोज, कि भाई न्यूरोजेनिक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, कि भाई इसमें क्या होता है, आपकी कंप्रेशन होती है नर्व्स की। स्टूडेंट हमने एंड पे आपका एमसीक्यू सेशन करना है, फिर आपने उधर डेफिशिएंट फील नहीं करना, ठीक है जी। तो क्या होती है आपकी कंप्रेशन होती है कौन सी, नर्व्स, तो आपको इसका पता चल गया। इसके बाद देखें, उसके बाद इसमें देखें वास्कुलर, जल्दी से बताएं, वासिकुलर थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में किसकी कंप्रेशन होगी, जल्दी से बताएं ना स्टूडेंट, आप लोग बताएं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दें,
वास्कुलर में तो नहीं ना होंगी, वास्कुलर में तो आपकी वेसल्स की होंगी, वेसल्स की होंगी, जो कि हमने सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आपकी वेन पढ़ी है, अभी उसमें वेसल्स की होगी। तो यहाँ पे फिर लिखे आप लोग इफ देयर इज, ये आपकी इसकी मतलब एक तरह इफ देयर इज कंप्रेशन, आपकी कंप्रेशन हो जाती है टू द किसको, वेसल्स को, वेसल्स को, वेसल्स को, दैट इज नोन एज वास्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ओके जी, तो ये पॉइंट आपके अभी तक क्लियर हुए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पे। अब देखें स्टूडेंट, ये जो आपकी वासिकुलर थी ना, ये जो वासिकुलर टोस था, इसकी फर्दर आगे होती है दो टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं जल्दी से बताएं। ये जो आपका वासिकुलर टोज है, इसकी फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं जल्दी से बताएं। ये स्टूडेंट दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, इसको फिर डिवाइड कर दें दो टाइप्स में, क्योंकि रीजन क्या है। अब आप कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, कॉमन सेंस की बात, इसकी क्यों दो टाइप्स हैं जल्दी से बता सकते हैं। एक आपकी आर्टरी है और एक आपकी वेन है। वेरी गुड। एक आपकी वासिकुलर में आपकी ये जो वासिकुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, इसको मतलब फर्दर दो में डिवाइड किया। किस बेस पे, क्योंकि इसमें भाई दो आपकी आती हैं। एक आपकी होती है आर्टरी, जिसको हम मतलब के आपकी आर्टीरियर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहेंगे, और एक आपकी जो दूसरी वाली है उसको हम मतलब कि आपकी वीनस क्या कहेंगे, वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। क्योंकि वेन्स और आर्टरी के नाम पे हमने रख दिया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये है कि वेसल्स के अंदर आपकी आर्टरी और एक वेन आती होती है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। तो लिखें फिर आप लोग जल्दी से, आर्टीरियर टोस, फिर आपकी यहां पे क्या आएगा जल्दी से बताएं, वीनस टोस। क्या होता है वीनस टोस। भाई इसका यहां पे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आर्टीरियर टोस का क्या मतलब है, आर्टीरियर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब हम इनकी आगे बात करते हैं कि ये क्या चीज है। ओके, अगर देखें वासिकुलर के अंदर स्पेशली हम बात करते हैं, वासिकुलर के अंदर हम अगर स्पेशली बात करते हैं आपकी सब क्लेवियन आर्टरी की, किसकी, वासिकुलर के अंदर अगर हम सब स्पेसिफिक बात करते हैं किसकी, जल्दी से बताएं, सब क्लेवियन आर्टरी की। अगर सब क्लेवियन आर्टरी आपकी कंप्रेस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे जल्दी से बताएं। अगर उसको हम क्या कहेंगे, अगर सब क्लेवियन की आर्टीरियर टीओएस, वेरी गुड, इसको हम क्या कहेंगे, आर्टीरियर टीओएस मीन के थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इसको कहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम ये बात करते हैं सब क्लेवियन वेन की, अगर आपकी सब क्लेवियन वेन आपकी हो जाती है, वेरी गुड डॉक्टर फतिहा, अगर वो कंप्रेस हो जाती है तो भाई इसको हम कहते हैं आपका वीनस टोस। क्या कहेंगे, वीनस टोस। तो भाई ये आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया। अभी यहां पे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना स्टूडेंट, ये आप पॉइंट क्लियर है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है मतलब के एक तरह की। वेरी गुड, आगे हम चलते हैं, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम अब भाई देखिए स्टूडेंट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्लिनिकल फीचर क्या है। मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर अदनान वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, तो उनके साथ अगर आर्टीरियर टोसिस आ जाता है या वीनस टोसिस आ जाता है तो उनके फीचर क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट कैसे हॉस्पिटल के अंदर आएगा आपके साथ, हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताएं। हमें स्टूडेंट ये पता होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो फिर आगे चलते हैं भाई इनके फीचर की तरफ। नंबर 1 हम लिखेंगे इस आर्टरी के, यहां पे हेडिंग दे दें क्लिनिकल फीचर ऑफ ए, आगे हम लिखेंगे ए ये वाला टोस, आर्टीरियर, इसका मतलब है आर्टीरियर टोस। ठीक है जी। अगर आपकी आर्टरी कंप्रेस हो जाए स्टूडेंट, नंबर 1 यहां पे लिखें, नंबर 1 पॉइंट, अगर आपकी आर्टरी कंप्रेस हो जाए, फर्ज करें मतलब आपकी सब क्लेवियन आर्टरी कंप्रेस हो जाए, तो फर्स्ट जो सबसे पहली चीज आपकी आएगी ना, वहां पे पेन होगी स्टूडेंट। उस एरिया में पेन होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताएं। आपकी पेन होगी कि नहीं, उसको पेशेंट को पेन, सबसे पहले क्या होता है पेन, मतलब के उस एरिया में पेन होगी। पेन कहां पे होगी,
अपर एरिया में, क्योंकि भाई आपकी सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ पे होती है स्टार्ट, जल्दी से बताएं। सब क्लेवियन आपकी फर्स्ट रिब पे, तो फर्स्ट रिब किधर है आपकी, अपर एरिया में है। किधर है, अपर एरिया में। तो इसलिए पेन कहाँ पे होगी, मतलब कि चेस्ट के अंदर होगी, चेस्ट में होगी, अपर एरिया में होगी। वेरी गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फीचर लिखें पेन, स्टूडेंट पेशेंट को पेन होगी। एग्री करते हैं, जल्दी से बताएं। आप लोग एग्री करते हैं, हमने आगे जाना है। ओके, एक तो हो गया पेन। उसके बाद नंबर 2, अब हमारा आगे टारगेट है कि भाई इसका नेक्स्ट फीचर क्या हो सकता है पेशेंट का, हमने वो देखना है उसके बारे में। तो आप लोगों को यहां पे लिखें कोल्डनेस, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। कोल्डनेस, ये कुछ स्टूडेंट को तो समझ आ गई होगी। कोल्डनेस ऑफ फुल हैंड। फुल हैंड मतलब, फुल हैंड का मतलब ये है बाजू, पूरा का पूरा जो बाजू है ना, ये पूरा का पूरा बाजू, मीन के ह्यूमरस भी, जिसको हम ब्रेकियम कहते हैं, और आपका एंटी ब्रेकियम हैंड भी, सारा इसमें आएगा। ठीक है जी, ये हम आगे जाते हैं कि भाई क्या होगा कोल्डनेस ऑफ फुल हैंड। इसका मतलब क्या है कि भाई एज ए गुड डॉक्टर अगर आपके पास इस तरह पेशेंट आ जाए, किसके साथ, ATOS के साथ, तो उस पेशेंट के अंदर आप जो उसका बाजू होगा ना, उसका जो बाजू होगा, अगर आप उसको टच करेंगे ना, आप उसको टच करेंगे तो वो आपको कोल्ड, मतलब कि कोल्ड फील होगा। ठीक है जी, उसको क्या फील होगा, आपको कोल्ड फील होगा। वाई, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है जी जी, उसकी रीजन ये है कि सब क्लेवियन आर्टरी जो है आपकी, जो सबसे नीचे आती है, जो नीचे आती है बिल्कुल, मतलब सब क्लेवियन आर्टरी, फिर आपकी एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल अल्नर आर्टरी आपकी, मतलब कि आ जाती है कि पाल्मर आर्चीज आ जाती हैं, डीप एंड सुपरफिशियल। ओके, तो ये आपको पता है। मतलब क्या कि जो आपकी ये सब क्लेवियन आर्टरी जैसे ये नीचे आती है, फर्स्ट बॉर्डर ऑफ लोअर लिब के, लोअर आपको जो मतलब के रिब है, ठीक है जी, फर्स्ट बॉर्डर ऑफ लोअर रिब के, तो वहां पे ये आपकी क्या बन जाती है स्टूडेंट, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं जी। आपकी जब सब क्लेवियन आर्टरी, जल्दी से बताएं, आपका हमने कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, आपकी जो सब क्लेवियन आर्टरी है अगर वो फर्स्ट रिब पे आ जाती है, उसके लोअर बॉर्डर पे, तो वहां पे कौन सी आर्टरी बन जाती है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। अब आप लोगों को अभी एक्सप्लेन भी किया है लोअर बॉर्डर, ये अच्छा आप कर रहे हैं आंसर। ओके ओके, आपकी क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। ऑक्सिलरी आर्टरी जब नीचे आती है ब्रेकियल वाली में, मतलब कि आपकी फिर क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी आर्टरी के बाद क्या बनती है, जल्दी से, ये भी आपका एक्सप्लेन हो रहा है ना, रिपीट, ये भी बताएं। आपकी एक्सिलरी आर्टरी नीचे आपकी ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, ये आपको पता है। ब्रेकियल आर्टरी आगे आपकी रेडियल अल्नर बन जाती है, ये भी आपको पता चल गया। इसका मतलब ये है कि वो ब्लड जो आपकी सब क्लेवियन आर्टरी से आपका आता है, वो आपकी अपर लिम्ब को मतलब कि सप्लाई होता है। कहां पर सप्लाई होता है, आपकी अपर लिम्ब में, मतलब ये सप्लाई कर रहा है। अगर सब क्लेवियन आर्टरी आपकी, ये जो आर्टरी हमने बात कर रहे हैं, ये कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस मतलब कि पाई जाती है, आपके डॉक्टर साहब है, आपने एज ए डॉक्टर आपने वहां पे पाया इसको कंप्रेस, तो वहां पे क्या होगा, वो फिर नीचे मतलब कि ब्लड की सप्लाई। क्वेश्चन है आप लोगों से क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर रिजनान से, अगर सब क्लेवियन आर्टरी ऊपर होगी या कंप्रेस, तो फिर नीचे ब्लड कम आएगा कि ज्यादा आएगा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा। कम आएगा, वेरी गुड, क्या होगा, कम आएगा। ओके, अगर आपका ब्लड, अब हमारा ये देखें, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ब्लड मतलब आपका नहीं आ रहा, अब ब्लड आगे की तरफ मतलब आपके पूरे बाजू को नहीं आ रहा, तो फिर आपके जो हैंड होंगे, याद रखें, वो आपको फील होंगे कोल्ड। क्या होंगे, कोल्ड आपको फील होंगे, आपको कोल्डनेस मतलब के वहां पे फील होगी। उसके बाद जहां पे ब्लड ज्यादा होगा वो एरिया आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जहां पे ब्लड ज्यादा होता है वो एरिया वर्म होता है, वेरी गुड, वो आपका एरिया क्या होता है, वर्म होता है। तो जहां पे आपका ब्लड कम होता है वो एरिया आपका कोल्ड होता है। इसकी रीजन क्या है, आज रीजन भी सुने इसकी वजह क्या है, ब्लड खुद एक गर्म मतलब कि वार्म लिक्विड है, ठीक है जी, ये गर्म है, ब्लड खुद एक वार्म लिक्विड है, ठीक है जी। ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, लिकोसाइट, आपके एरिथ्रोसाइट, आपके थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी जिनको हम कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिनको कहते हैं, प्लेटलेट्स जिनको कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको ब्लड को देते हैं टेम्परेचर, क्या देते हैं, टेम्परेचर। और जब आपका ब्लड मतलब कि यहाँ पे नहीं आएगा, अगर वो ब्लड ही नहीं आता उस एरिया में, तो वो फिर एरिया आपको स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एरिया जिस एरिया में ब्लड नहीं आता, तो वो फिर ठंडा होगा कि गर्म, ये बताएं।
कूल्ड होगा, ठीक है जी, वो क्या होगा, कूल्ड होगा। इसके साथ अगर आपको पेशेंट का, अगर डॉक्टर अदनान को वो ठंडा भी फील नहीं हो रहा, इनको नहीं फील हो रहा, तो अगर वो उनकी रेडियल पल्स चेक करेंगे ना, रेडियल पल्स, तो इनको पल्स मिलेगी वहां पे वीक, पल्स क्या मिलेगी, वीक। स्टूडेंट्स फोकस करें, अगर इन्होंने डॉक्टर साहब ने पल्स चेक की है, उनकी रेडियल पल्स, ऊपर से ब्लड नहीं आ रहा, ब्रेक जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो कंप्रेस हुई पड़ी है, तो ब्लड नहीं आ रहा, तो क्या रेडियल पल्स ज्यादा होगी कि वीक होगी, जल्दी से बताएं भाई। आते हैं जी, जी आगे भी आते हैं, टेंशन नहीं लें, स्टेप बाय चलते हैं। वीक होगी, क्या होगी, वीक। तो फिर मतलब कि उसकी रेडियल पल्स जो होती है वो वीक होगी। तो यहाँ पे आप लिखें थर्ड पे जो इसका फीचर होगा पेशेंट का, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आएगा, उसमें लिखें वीकनेस ऑफ पल्स, वीकनेस ऑफ पल्स, ये भी आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद फोर्थ पे आप लोगों ने ये बताना है कि आर्टरी का जो मसला है, जो आर्टरी आपकी, आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, जल्दी से बताएं। ब्लड का ऑक्सीजनेटेड, डॉक्टर साहब जो आपसे पूछा जा रहा है, आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वहां पे कम होगा कि ज्यादा, ये बताएं फिर जहां, क्योंकि वो कम होगा, वेरी गुड। फिर ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो फिर जो पूरा बाजू है उसका कलर आपका रेड होगा मतलब पेल होगा, रेड होगा कि पेल होगा, क्या होगा, रेड होगा कि पेल होगा, पेलर कलर होगा। मीन क्या, पेलर कलर से मुराद ये है कि भाई वहां पे ऑक्सीजन वाले ब्लड बहुत कम है, ठीक है जी, तो क्या होगा उसका कलर, मतलब के पेल, मीन के ब्लूइश कलरेशन आप कह सकते हैं इसको, ब्लूइश डिसकलरेशन आप उसको कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे लिख लें फिर स्टूडेंट ब्लूइश डिसकलरेशन, ये भी आप लोगों का एक पॉइंट हो सकता है। क्या आप उसका फुल हैंड, मतलब ये भी बात आपकी कर सकते हैं, ठीक है, फुल हैंड उसका जी। तो स्टूडेंट्स हमारी बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट या क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट। तो हमने मुखातब किया था डॉक्टर अदनान को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बैठे हुए हैं ओपीडी के अंदर, ठीक है जी। तो इनके पास पेशेंट आ जाता है किसके साथ, आर्टीरियल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ। तो डॉक्टर साहब ने जैसे चेक किया, तो उनके जो फीचर्स है, सबसे पहले जैसे ये होता है, हमें पता है ये पेन तो होनी है, ठीक है जी, ये भी हमें पता चल गया। फिर हमें ये कोल्डनेस का पता चल गया कि कोल्डनेस क्यों, कि भाई वहां पे ब्लड नहीं आता, क्योंकि जो आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है वो कंप्रेस हुई होती है, इसलिए आगे ब्लड नहीं आता। ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज्यादा डिटेल में। उसके बाद फिर हमने कहा कि वीकनेस ऑफ द पल्स, डेफिनेटली जब ब्लड नहीं आता हम रेडियल पल्स को चेक करेंगे, डॉक्टर अदनान चेक कर रहे हैं, वो इनको मतलब के अकोमोडेट कर रहे हैं इस पेशेंट को, वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे, तो वो मतलब के इस पेशेंट में रेडियल पल्स जो पाएंगे वो वीक होगी, ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने आस्ता देखा कि पेशेंट जो है उसका कलर, उस बाजू का जिस साइड पे ये मसला बना है, वो उसका कलर क्या हो गया, ब्लूइश हो गया, पेलर कलर, ठीक है जी। आस्ता से वो प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली मतलब कि वो ऐसे पेशेंट के सिम्टम आते जा रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें हमारा ये क्लिनिकल केस हम इंडिकेट करेंगे किसको, डॉक्टर वसीम को, बाकी सभी आंसर करेंगे। एमसीक्यूज क्या है जी, क्लिनिकल केस क्या है हमारा, डॉक्टर क्लिनिकल केस क्या है, अगर पेशेंट आ जाता है, अगर 15 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आ जाता है डॉक्टर वसीम के पास, किसके बाद आता है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, मतलब उसको ट्रोमा होता है, ठीक है जी। तो वो प्रेजेंट करता है सडन ऑनसेट पेन के साथ, किस एरिया में, थोरेसिक आउटलेट एरिया में, किस एरिया में, थोरेसिक आउटलेट एरिया में। स्टूडेंट अगर आपको समझ आ रही है तो फॉलोड बाय कोल्ड, अब उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज उसकी क्या है, वो कोल्ड है, अपर एक्सट्रीमिटी पेशेंट की क्या है, कोल्ड, एक फीचर। उसके बाद सेकंड वो पेलर भी है, वो क्या साथ पेलर भी है। फिर वीकनेस ऑफ पल्स भी है,
डॉक्टर साहब आपने फोकस करना है, कंसंट्रेट। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, आपने क्या डायग्नोज बनाया? डॉक्टर साहब जल्दी से बताएं क्या डायग्नोज बनाया? आर्टीरियल टोस, वास्कुलर टोस। देखें हम तब से बात कर रहे हैं, आर्टीरियल आपका ATOS। अब देखें स्टूडेंट, फीचर्स और भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको याद करना होता है। कुछ फीचर्स होते हैं आपके स्पेसिफिक, कुछ फीचर्स होते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक आपके किसी के साथ भी आ सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने फीचर पढ़े हैं ये आपके होने ही होने हैं, ये आपके होने ही होने हैं, ये आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि आपके पेशेंट को आपकी DDD बनाने में, डिफरेंशियल डायग्नोज करने में, पेशेंट की हिस्ट्री को लेके आप उसकी डिजीज को, उसकी इटियोलॉजी को, उसकी पैथोलॉजी को, उसकी काज को मालूम करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये नहीं कहना अब आप गूगल से सर्च करेंगे तो आपको ATSO का मतलब वहां पे ढेरों सारे मिल जाएंगे, तो आपने कहना सारा ये हमें नहीं बताया। उसकी रीजन ये है कि अगर हम आपको ये लिस्ट दे दें, आप उनको याद ना कर सके सबको, तो आप पेशेंट का डायग्नोज नहीं बना सकेंगे। हमें इसलिए की पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको याद रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए ये याद रख लें, बार बार ना ये कहना पड़े, क्योंकि हमने क्लिनिकल सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो उनमें भी हमने क्लिनिकली जो मेन उसका फीचर है ना, प्रेजेंटेशन है, वो तो हमने आप लोगों को याद करवानी है। बाकी आप करें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये इसके स्पेसिफिक फीचर है। चलें जी, ये आपका हो गया आर्टीरियल टोस। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। अगर हमने आर्टीरियल टोस की बात की है तो भाई फिर ये वीनस भी तो वीनस हो सकता है कि नहीं? स्टूडेंट जल्दी से बताएं, ये जो वीनस टोस हो सकता है कि नहीं हो सकता? जल्दी से बताएं। यस, हेडिंग दे दें, हेडिंग दें फिर VTOS, मीन के वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब हम इसको देखते हैं भाई, इसके साथ फिर पेशेंट कैसे आपके साथ प्रेजेंट करेगा, उसके फीचर क्या होंगे? स्टूडेंट इसके लिखे क्लिनिकल फीचर या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसके लिखें। ओके, तो अब आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ठीक है जी, एक और बात, ये जो ब्लूइश है ना, ये जो ब्लूइश है मेनली आपको स्पेसिफिक फीचर इसमें भी आता है। ठीक है, तो आपने इसमें सबसे पहला इसमें पहले तो ये लिखें स्वेलिंग, फिर इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। स्वेलिंग हो जाती है स्टूडेंट, क्या हो जाती है? स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताएं। सबसे पहले तो लिखे स्वेलिंग। वो क्यों भाई? जो स्वेलिंग के साथ साथ आपकी इसके पूरे लिम्ब में देखें, जब उसका ब्लड आपके हार्ट में नहीं जाएगा, जब उसका हार्ट में ब्लड जो उसका मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आपकी सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन आपकी जो है, अगर हम यहाँ पे अब आपकी कौन सी मतलब कि वेसल हुई है कंप्रेस? स्टूडेंट जल्दी से बताएं, अब हमने कौन सी की है? फर्ज करें सब क्लेवियन वेन। कौन सी? सब क्लेवियन वेन। अब आपकी सब क्लेवियन वेन फर्ज करें वो कंप्रेस हो गई है, वो अब आपके हार्ट की तरफ ब्लड कोई नहीं लेके जा रही। अब वो जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपका कहाँ पे होगा? बैक साइड पे रह जाएगा ना, आपके बाजू के अंदर ही होगा। ठीक है जी, वो वहां पे क्या करेगा? आपकी स्वेलिंग काज करेगा। क्या करेगा? स्वेलिंग करेगा। ओके, अब ये जो आपकी स्वेलिंग है ना, इसके साथ साथ पूरे अपर लिम्ब में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आपका, वो इकट्ठा हो जाएगा उस। तो फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मुझे ये बताएं उसका कलर कैसा होता है? स्टूडेंट जल्दी से बताएं उसका कलर कैसा होता है। सिर्फ आप लोगों के आंस का मतलब वेट है ब्लू। क्या होता है? ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है उसका? ब्लूश कलर। तो यहां पे लिखें, सेकंड फीचर लिखें ब्लूश डिस्कलरेशन। ब्लूश, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, ये इसका स्पेसिफिक ब्लूश डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है जी, क्या हो जाती है? ब्लूश डिस्कलरेशन हो जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट डार्क ब्लू, ये आप लाइट कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पे आते हैं, इसका जो फीचर है। नेक्स्ट इसका जो फीचर होगा उस पे आते हैं।
तो ये आपका ब्लूश का आपको ये स्टूडेंट बड़े अच्छे से क्यों ब्लूश क्यों हुआ है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी रिटेंशन हो चुकी होगी हैंड पूरे बाजू में, इसकी वजह से आपकी। अब मुझे ये बताएं कि उसके दोनों बाजू में ये क्या मसला होगा, ये ब्लू डिस्कलरेशन। जल्दी से बताएं। देखें, नो जिस साइड की बात करेंगे, जिसको हमने स्पेसिफिक बनाना है, वो चाहे राइट है चाहे लेफ्ट। अब हमने कोई बात की है कि सब क्लेवियन आर्टरी आपकी राइट है कि लेफ्ट है, मुझे ये बताएं जिसकी हम बात करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे लिख दी है ना आपकी राइट सब क्लेवियन वेन या लेफ्ट सब क्लेवियन, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, नॉट कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन एरिया। ओके, एरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने क्या करना है, डिसाइड करना होता है। ओके, तो ये जनाब आपके आगे इसके दो फीचर होते हैं। किसके दो फीचर आपको होते हैं? वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के दो फीचर्स। एक कौन सा? स्वेलिंग होगी मेन स्टूडेंट, बाकी देखें नेट से आप करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक, ये ना बाद में कहिएगा मैसेज ना आए हमें कि सर ये क्या मतलब कि स्पेसिफिक बात। एक स्वेलिंग होगी, दूसरी क्या होगी? ब्लूश डिस्कलरेशन होगी। तो किसके, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों से स्टूडेंट, डॉक्टर दनान नहीं अभी इसको इस पेशेंट को अकोमोडेट कर रहे हैं डॉक्टर रुक्सिया इमन, डॉक्टर रुक्सिया इस पेशेंट को अकोमोडेट कर रहे हैं। कौन सा पेशेंट? जो कि वीनस, जो कि सबक्लेवियन वेन जिसकी कंप्रेस हुई है। डॉक्टर रुक्सिया से ये क्वेश्चन है कि जब कंप्रेशन किस एरिया में आपको मिलती है तो ये वाले दो फीचर आएंगे। डॉक्टर रुक्सिया ये वाले दो फीचर आएंगे, स्वेलिंग होगी पेशेंट में, उसके साथ ब्लू डिस्कलरेशन होगी, सबक्लेवियन वेन। क्या होगी? सबक्लेवियन वेन। वेरी गुड। क्या होगी वो? सबक्लेवियन वीनस का मतलब के VTOS आप कह सकते हैं। स्टूडेंट यहां तक क्लियर है आपको? किसी स्टूडेंट को कोई डेफिशिएंसी तो नहीं फील हो रही? किसी स्टूडेंट को कोई डेफिशिएंट अपने आप को फील कर रहा हो, कोई मसला, उसको मसाइल अभी डिस्कस कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट भाई हमने तीन देखी थी। हमने कहा था न्यूरोजेनिक टोस, हमने कहा था आर्टीरियल टोस, हमने कहा था वीनस टोस। हमने तो आपकी आर्टीरियल के भी देख लिए फीचर। हमने आपके जी स्वेलिंग आपके फुल में होगी जी डॉक्टर साहब। देखें स्वेलिंग का क्या मतलब है? देखें अगर आपकी ब्रेकियल आर्टरी से मसला बन रहा है, अगर आपकी ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हुई है फर्ज करें तो, लेकिन मसला तो ऊपर है ना। हम तो बात कर रहे हैं थोरेसिक आउटलेट की। तो यहाँ पे थोरेसिक आउटलेट में आपकी कौन सी आर्टरी आती है? सब क्लेवियन। कौन सी आ रही है? सब क्लेवियन। इसलिए वो ऊपर है, ऊपर से अगर वो नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे ही है स्टूडेंट, क्या कर रही है? नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे ही है ना। पूरे ब्लड को नीचे की तरफ, वो नीचे पूरे को ब्लड नहीं सप्लाई होगी। अब देखें, अब आपकी ब्रेकियल वेन तो यहां से जा रही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। अब आपका वो जो एरिया होगा वो सारा का सारा मतलब कि फिर क्या करेगा? स्वेलिंग कर देगा। ओके, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो ओके, अभी आपको समझ आ रही। ओके जी, नेक्स्ट हमने बात कर ली, आर्टीरियल के भी फीचर देख लिए, हमने आपके वीनस के भी देख लिए। अब हमारा ये राइट भी बनता है कि हम न्यूरोजेनिक के भी फीचर देखें ना। वो पेशेंट क्यों पीछे रह जाए? देखें वो डॉक्टर शमस को अकोमोडेट कर रहे हैं, डॉक्टर शमस उस पेशेंट को क्यों छोड़े? डॉक्टर साहब तो फिर देखेंगे। चलें जी, डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आएगा अब थर्ड मतलब के कंडीशन के साथ। अब मसला किसके साथ है? अब आप लोगों ने फीचर लिखने हैं न्यूरोजेनिक के। किसके लिखने हैं स्टूडेंट? न्यूरोजेनिक आपकी टोस के, न्यूरोजेनिक टोस के। अब इसके लिखे क्लिनिकल फीचर, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी, आपके साथ डॉक्टर शमस के साथ पेशेंट कैसे आएगा, हमने अब ये देखनी है। अगर देखें, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है, इस पेशेंट को चेक करना चाहता है, बता दें जल्दी से। डॉक्टर शमस के अलावा हम उसको मतलब कर देते हैं मेंशन। स्टूडेंट जल्दी से बताएं, मीटिंग खत्म हो जानी है। कौन बनना चाहता है जी? डॉक्टर इत्तिशाम बनना चाहते हैं, डॉक्टर फतीहा भी बनना चाहती हैं। चलें जी, अब ये तो सारे चलें जी, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे मतलब कि अपने मिलके एक कॉन्फ्रेंस के साथ, टेबल टॉक के साथ इस पेशेंट को क्लिनिकल फीचर देखेंगे। ओके, वेरी गुड।
चलें जी, क्लिनिकल फीचर वो सारे के सारे देखेंगे न्यूरोजेनिक टॉस के। अगर जो नर्व बंडल्स आपकी जो नर्व्स आ रही हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस ऊपर जो आपकी अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, देखें जी, फिर अगर वो कंप्रेस हो जाता है तो अब हमने वो देखना है जो ऊपर से आ रही है। स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे से पता है, आपके हैंड को एक हमने कही थी नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस, हमने कही थी आपकी रेडियल नर्व आती है, ऐसी है स्टूडेंट अल्नर नर्व आती है, ऐसी है स्टूडेंट। हमने ये बातें की हुई है कि नहीं की हुई? मतलब आपका ये बंडल एक तरह का ऊपर से आता है स्टूडेंट्स। हमने कहा था कि आपका ये पूरा का पूरा एक तरह का बंडल्स है, ये आपको पता चल गया। अब देखें, सबसे पहले नर्व कंप्रेशन की वजह से आपको सबसे पहले जो फीचर मिलेगा ना पेशेंट में, वो होगा स्टूडेंट पेन होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताएं, पेशेंट को पेन होगी कि नहीं होगी? ये बता दें जल्दी से। पेन होगी, ये फीचर आप लोगों का एक तो क्लियर हो गया। सबसे पहले मतलब क्या होगा, क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पेशेंट को अगर नर्व कंप्रेस हो जाती है तो क्या होगा? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा? हमने ये अभी क्लियर करना है। आपकी पेन होगी, रीजन क्योंकि भाई पूरा जो ब्रेकियल प्लेक्सिस आपका वो कंप्रेस होगा। वहां पे आप लोगों को पता है कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर आपकी रेडियल भी पढ़ी थी, एक्सिलरी भी पढ़ी थी, मीडियन नर्व भी पढ़ी थी, हमने ये सारी की सारी चीजें मतलब पढ़ी थी वहां पे, आपको ये बड़े अच्छे से पता है। उसके बाद अभी देखें, आपका ये रिवाइज भी करवा देते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, लेकिन टाइम शॉर्ट है। ओके, तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस आपका कंप्रेस हो जाता है तो देयर विल बी पेन, ये सबसे पहला फीचर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद पूरा बाजू है, उसके पूरे बाजू की जो मतलब नर्व सप्लाई है वो तो उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी स्टूडेंट, ऐसे ही है ना, वो उसकी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब उसकी वजह से, कंप्रेस होने की वजह से। सो देयर विल बी टिंगलिंग, नमनेस जैसी सेंसेशन आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से बता दें, टिंगलिंग नमनेस जैसी सेंसेशन आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताएं स्टूडेंट। मतलब के जिसको हम सिंपल लफ्जों में कहते हैं पैरास्टेसिस, क्या कहते हैं? पैरास्टेसिस के उसके मतलब फीचर्स होंगे। तो यहां पे फिर आप लोग लिखे सेकंड फीचर, टिंगलिंग होगी एंड नमनेस होगी, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। इन द नमनेस सेंसेशन इन द हैंड, मतलब कि उसके पूरे बाजू में, ठीक है जी, उसके पूरे बाजू में ये मतलब कि सारी की सारी आएंगे, ठीक है जी, टिंगलिंग नमनेस जैसी सेंसेशन। लेकिन यहां पे और बात एक देखें, और डिपेंडिंग अपॉन ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टूडेंट, पेन नमनेस टिंगलिंग जी मसल है जी बिल्कुल। तो इसमें और डिपेंडिंग अपॉन ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कौन कौन से कार्ड डैमेज होंगे, उसकी वजह से स्पेसिफिक फिर आपके आएंगे फीचर्स। मतलब कि अगर आपका फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हमने ये बात की थी, क्योंकि आपके जो कॉर्ड्स होते हैं 3 कॉर्ड्स हैं स्टूडेंट, आपको पता है, आपका अपर है, मिडल है, लोअर कॉर्ड्स है, ठीक है जी। कार्ड अगर डैमेज होता है, अपर हो जाता है, हमने ये बातें की हुई हैं। जल्दी से बताए ना, कौन सी पॉलिसी होती है? अब पॉलिसी होती है कि कौन सी क्लम्स की पॉलिसी होती है? जल्दी से एक मीटिंग स्टूडेंट, नेक्स्ट मीटिंग कर सकते हैं, अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 15-20 मिनट के लिए नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि अगर तो रिवाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, रिवाइज नहीं करना चाहते तो फिर हम यहाँ पे सर नो सर ओके। तो देखें फिर, चलें ये बताएं आपके कितने होते हैं, मतलब कि 3 कार्ड्स होते हैं, अपर मिडल लोअर। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, उस नर्व के हिसाब से हम डैमेज जो होगी, जो नर्व हमारी डैमेज होगी, उसी के हिसाब से हमारे आएंगे क्लिनिकल फीचर। ऐसे ही है स्टूडेंट, उसके क्या आएंगे? क्लिनिकल फीचर्स। जो नर्व लाइक फॉर एग्जांपल आपकी अगर रेडियल नर्व डैमेज होती है तो क्या होता है? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, जल्दी से बताना है। रेडियल नर्व जो डैमेज होती है उसकी वजह से क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप। आपका क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होती है, जल्दी से बताएं फिर, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी अगर डैमेज हो जाती है तो फिर क्या होता है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जल्दी से बताएं ना आपका ये। अच्छा मुझे ये बताएं, पेशेंट अपनी ये जो फिंगर्स है, फिंगर टिप अपने शोल्डर के साथ टच कर सकता है? जल्दी से बताएं। फ्लेक्शन नहीं होती, वेरी गुड, नहीं कर सकता, एक ये भी बात हो गई।
उसके बाद मुझे ये बताएं, अगर आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है, मतलब अल्नर नर्व वो आपकी उसकी कंप्रेस होने की वजह से फिर क्या होता है, अल्नर नर्व अगर हो जाती है कौन सा बनता है, आपको बड़े अच्छे से पता है स्टूडेंट, क्लम्प्स की पॉलिसी। तो आपकी ओके वेरी गुड। उसके अगर मीडियन नर्व हो जाती है, मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व मीडियन नर्व से क्या होता है, मीडियन नर्व से आपका मीडियन नर्व से हैव हैंड भी बनता है, ठीक है। और जहां पे ये मीडियन नर्व कहां से पास करती है, कार्पल टनल से, और फिर क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम भी होगा। वेरी गुड, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ब्रेकियोप्लेक्सिस इज अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हमने ये बात कही थी, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपर लिम्ब के अंदर लेक्चर, अपर लिम्ब के जो लेक्चर्स हैं वो देखें जिन लोगों ने नहीं लिए हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं बैक लेक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग लेक्चर्स, ये हमने बड़ी दफा कहा है। ओके, तो भाई ब्रेकियोप्लेक्सिस तो आपका क्या होता है, अगर वो कम्प्लेक्स हो जाता है तो उसके क्या होंगे फिर सिम्टम, आपके मतलब के स्पेसिफिक होंगे। अगर आपकी फर्ज करें ब्रेकियोप्लेक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हुए उसका जो पार्ट डैमेज होगा ना, फर्ज करें आपका उसका अपर कार्ड हो रहा है डैमेज, उसकी जो नर्व है मस्कुलोक्यूटेनियस है, लोअर हो रहा है तो उसमें मिडल जो हो रहा है तो उसमें रेडियल आती है, ऑक्सिलरी आती है, उधर और फीचर होंगे, वो और कोई काम कर रही थी। स्टूडेंट आपको पता है कि नहीं पता उसके फंक्शंस का, स्टूडेंट्स जी जी, उसके फंक्शन सेपरेट है। अगर आपकी लोअर कार्ड होते हैं मतलब उधर जो नर्व है उनके फंक्शन सेपरेट है। तो देखें आज आपको रियलाइज हो रहा है ना, पहले जिन लोगों ने क्लासेस ली हुई हैं, रेगुलर क्लासेस लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उसी के पार्ट के हिसाब से उनके फीचर होंगे, स्पेसिफिक फीचर होंगे। लेकिन पेन, आपकी ये जो पेन है, टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन, ये आपकी सब में आएंगी, ये आपकी जितनी भी नर्व्स हैं इन सब के साथ कॉमन होंगी, ये आपके स्पेसिफिक मतलब सब में, ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी सब में स्पेसिफिक हैं। तो आपको ये क्लियर है। यहां से आगे चले फिर स्टूडेंट, जल्दी बताएं, आगे चलें, यहां से आगे चलें। ओके यस, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, फिंगर टिप पे आने चाहिए। लेकिन एक अब एमसीक्यूज ये है, आगे एमसीक्यूज ये है कि भाई जो आपका थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम है इसके अंदर हमारे पास या तो नर्व कंप्रेशन होती है या वेसल कंप्रेशन होती है। वेसल कंप्रेशन के अंदर, वेसल्स के अंदर आपकी दो आ जाती हैं स्पेसिफिकली, जी जी, वेसल के अंदर दो आ जाती हैं, आर्टीरियर आ जाती है, वीनस आ जाती है। और एमसीक्यूज ये आता होता है, एमसीक्यूज ये आता है स्टूडेंट कि इन तीनों में से मोस्ट कॉमनली कौन सा टॉस है, मोस्ट कॉमनली इस ये उन्होंने पूछा है। नर्व्स, वेरी गुड, आपका कौन सा आता है, न्यूरोजेनिक आपका टोज कौन सा होता है स्टूडेंट, न्यूरोजेनिक टोज, ये एमसीक्यूज आता होता है मोस्ट कॉमन, न्यूरोजेनिक टोज। एमसीक्यूज कैसे आएगा, हम पूछेंगे डॉक्टर इत्तिशाम से। द मोस्ट कॉमन टोस इज, जल्दी बताएं डॉक्टर साहब, द मोस्ट कॉमन टोस इज, जल्दी से बता दे, एक वर्ड है नर्व, वेरी गुड। द मोस्ट कॉमन टोस इन इज न्यूरोजेनिक इन नेचर। ओके जी, न्यूरोजेनिक आपका होता है, ये आप लोगों को पता चले। उसके बाद मतलब कि नर्व कंप्रेशन जो होती है ना आपकी मोस्ट कॉमन एज कंपेयर टू वेसल्स, मतलब कि हो जाती है इंजर्ड, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, कंप्रेशन इनकी ज्यादा होती है। रीजन उसकी क्यों, रीजन भाई इसकी रीजन भी पता है, क्योंकि वेसल की जो कंप्रेशन इतनी इजी नहीं होती, इतनी आसानी से नहीं होती जितनी आपकी नर्व की कंप्रेशन आपकी इजी से हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब डॉक्टर अदनान के पास और आप सबके पास, डॉक्टर शमस के पास ये पेशेंट आया, आप लोगों ने क्लिनिकल फीचर देख लिए, प्रेजेंटेशन देख ली, सब कुछ देख लिया, फिर आपने उसका ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना पेशेंट का, ये बताएं, आपने उसका ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना, ये बताएं स्टूडेंट, ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना, फिर सभी बता देना कि ऐसे ही पेशेंट को भेज देना है, बड़ी बात है जी, ऐसे ही भेज देना पेशेंट को, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पे हेडिंग दे ट्रीटमेंट हेडिंग दे ट्रीटमेंट की, ओके, तो ट्रीटमेंट की फिर हेडिंग दे दें कि भाई पेशेंट के साथ आप क्या करेंगे। मुझे तो लगता है जहर की गोलियां नहीं देनी, ट्रीटमेंट, ओके, तो सॉरी ये बस एक मजाक है। ओके, तो देखें ट्रीटमेंट क्या है, मतलब अब हम देखेंगे कि भाई उसका ट्रीटमेंट क्या होता है टोज का, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम का, कि थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर हम अगर पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। प्रायोरिटी ये होगी आप लोगों की, देखें
सबके अंदर एक कॉमन चीज आ रही है। जितने भी हमने पढ़े हैं जल्दी से बताएं। आपने देखा है, थोड़ा फोकस किया स्टूडेंट? सबके अंदर एक कॉमन चीज आई थी, तीनों के कंडीशंस में एक कॉमन चीज, पेन। वेरी गुड। क्या होती है आपकी? पेन। भाई ये आपने प्रायोरिटी देनी है। देखें, अगर थोरैसिक आउटलेट के अंदर आप चाहें तो नर्व कंप्रेशन अगर हो, चाहे वेसल आपकी कंप्रेशन हो, तो वेसल कंप्रेशन के अंदर दोनों आपके आ जाए। मतलब कि इनिशियल जो सिम्टम होगा, इनिशियल जो सबसे पहला उसका सिम्टम है वो आपका होता है उसकी इंटेंस पेन होगी। पेशेंट को क्या होगी? इंटेंस पेन। तो भाई स्टूडेंट मुझे ये बताएं, मतलब जिस पेशेंट को ये पहले पेन होती है, पेन होगी, तो पेन की पहले देंगे ना हम, उसको पहले पेन रिलीव करवाएंगे, उसकी पेन उसको स्टेबल करेंगे जी। तो फिर हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट पे सबसे पहले उसको पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। उस पेशेंट को देंगे एनाल्जेसिक। क्या देंगे स्टूडेंट? तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया वर्ड? एनाल्जेसिक। ये लिख लें, एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक क्या होती हैं? एनाल्जेसिक ये आपकी पेन किलर होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं? पेन किलर्स। मतलब कि हम उस पेशेंट को पेन किलर देंगे तो आके उसकी पेन जो है वो रिलीव हो जाए, उस पेशेंट को जो पेन की इंटेंसिटी है वो उसकी कम हो जाए, तो हम क्या यूज करेंगे? एनाल्जेसिक। अब आप लोगों के लिए एनाल्जेसिक में हमने इंजेक्शन दे सकते हैं, डिक्लोरेनिक दे सकते हैं, एनसी टैबलेट्स दे सकते हैं, निम्स दे सकते हैं, बहुत सारी। ठीक है जी, ये हम इनको पेशेंट को दे सकते हैं, ये आपके पास है। लेकिन जो एनाल्जेसिक है आप जहां पे भी यूज करेंगे वर्ड, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको बताएंगे कि भाई एनाल्जेसिक क्या है। ठीक है, दे देंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर जितने भी सिम्टम है उसके आगे, फिर जितने भी रिमेनिंग बाकी उसके सिम्टम है, जब तक आप पेशेंट के अंदर काज, आप उसकी रीजन, आप उसकी वजह ना मालूम करें, तब तक वो सिम्टम आप जितनी मर्जी मेडिसिन दे दें स्टूडेंट्स, वो सिम्टम उसके नहीं जाएंगे। इसलिए एज ए गुड डॉक्टर आज के बाद इस प्लेटफॉर्म से याद रखें, डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे आज के बाद यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से सीखें कि सबसे पहले कोई भी डिजीज हो उसकी कॉज को देखते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। यही ना हो कि उसको भाई वो फीवर आ रहा है, उसको पेन हो रही है, एब्डोमेन पेन, तो आप उसके लिए बस सिर्फ कर दें। आप पीछे रीजन की तरफ सोचा करें कि भाई रीजन क्या हो सकती है। ठीक है जी, मे बी उसको राइट इलियक फोसा पे पेन हो रही है, अब उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी। आपको पता है अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको बताते 12 रीजंस होती हैं उसके पीछे। 12 रीजन स्टूडेंट्स कभी बताएंगे इंशाल्लाह, वैसे सर्जरी में भी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमने जो उसके रिमेनिंग कॉज होते हैं ना, वजह होती हैं, उनको हमने क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे लिखें, हम देखें यहाँ पे सिम्टम नहीं लिख रहे, हम स्पेसिफिक चीज लिख रहे हैं, रिमूव द कॉज। तो भाई वजह को हम रिमूव करेंगे, जो उस पेशेंट के अंदर वजह है उसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम वजह मालूम करेंगे और उस वजह को ट्रीट करेंगे, उस रीजन को ट्रीट करेंगे, तो फिर सारे के सारे सिम्टम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट जल्दी से बताएं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जिसकी वजह से सिम्टम आए थे, अगर उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम खत्म करते हैं, तो डेफिनेटली आपके वो सारे के सारे सिम्टम चले जाएंगे। ओके, तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे, ये बहुत ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पे देखें, अगर किसी मतलब कि फ्रैक्चर की वजह से, मे बी उस बंदे की क्लेविकल बोन, उस पेशेंट की क्लेविकल बोन की वजह से वो कंप्रेस हुआ, सारा मामला आया है। ऐसे ही है स्टूडेंट ऐसे ही है ना, हो सकता है कि नहीं? उसकी मतलब क्लेविकल जो बोन है उसकी फ्रैक्चर की वजह से ये सारी चीजें मतलब कंप्रेस हुई हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वो जो कंप्रेशन एरिया है उसको हम खत्म करेंगे, मतलब उसकी जो कंप्रेशन एरिया है उसको हम खत्म करेंगे। और उसके लिए हमें क्लेविकल को क्या करना होगा? अगर वहां से क्लेविकल आपकी डिस्प्लेस हुई है अपनी जगह से, मतलब दूसरी जगह पे, या फ्रैक्चर जैसे भी, हमने क्या करना होता है? उस क्लेविकल को अपनी नॉर्मल जगह पे लेके आना होता है, ताकि जो आपके स्ट्रक्चर हैं या जो कंप्रेस हुए पड़े हैं उसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाएं। तो उसको हम क्या करेंगे? पहले उसको हम मतलब कि अपनी मेन जगह पे लेके आएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आज के बाद याद रखें, जो आपका डेफिनेटिव मैनेजमेंट है ना,
इसको मैनेजमेंट भी कहते हैं ट्रीटमेंट को। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैनेजमेंट है इसकी डेफिनेटिव ये लिख लें, जो इसकी थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो होती है डीकम्प्रेशन सर्जरी। क्या होती है? डीकम्प्रेशन सर्जरी। ये वर्ड आपने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीकम्प्रेशन सर्जरी। तो ये हमने, आपको याद हो, अगर आपको पता हो तो हमने ये भी, हाँ जी हम ये रिपीट कर लेते हैं। ओके, हमें ये पता है कि भाई उस एरिया में क्या हुआ है, अगर स्ट्रक्चर मतलब अब वो आपकी क्लेविकल वहां से फ्रैक्चर हुई है, उसने क्या किया, कंप्रेस किया हुआ है उस एरिया को, तो वो जो कंप्रेशन हुई पड़ी है वहां पे, उसको हमने क्या करना होता है, डीकम्प्रेशन करना है, मतलब डीकम्प्रेस करना है, वहां से कंप्रेशन को खत्म करना है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीकम्प्रेशन सर्जरी, मीन के सर्जरी हम करते हैं उस एरिया में। ठीक है स्टूडेंट, ये आप एनिमेशन भी देख सकते हैं वीडियो जाके। तो क्लेविकल, और देखें अब स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यू सेशन है सारा का सारा, तो ये आपको मतलब कि दिस इज ऑल अबाउट थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। अभी एमसीक्यू सेशन, अगर एमसीक्यू सेशन करते हैं स्टूडेंट, आप लोगों से मतलब कि रिक्वेस्ट ही है, एक एमसीक्यू सेशन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, आपने ऐसे कर लिया। देखें बाकी आपने जो मतलब मेडिसिन वगैरह ये सारी आपने सिम्टम के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है जी, पेशेंट को देखते हुए हम ये नहीं कर सकते। देखें जी, आप लोगों को सबसे पहला आप लोगों ने एग्री भी करते जाना है। सबसे पहला ये बताएं, क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान जो स्पेस है, क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? और भाई स्पेस को हम क्या, जो उसके स्पेस है थोरैसिक आउटलेट, क्या कहते हैं? थोरैसिक आउटलेट उसको कहते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेकंड ये है, तो सेकंड देखिएगा, ये जो थोरैसिक आउटलेट है, थोरैसिक आउटलेट के अंदर कुछ आपकी नर्व भी जाती हैं, पास करती हैं, ऐसे ही है जी, कुछ आपकी मतलब को वहां से वेसल्स भी पास करती हैं, जिसमें आर्टरी और वेन्स भी हैं। क्वेश्चन मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोगों के जो कंटेंट हैं वो, अब आप लोगों ने ये बताना है कि कितने हैं, ये कितने कंटेंट हैं ये बताएं। आपकी 2 कंटेंट है, लेकिन वेसल को हमने फर्दर डिवाइड किया था। ठीक है जी, वेसल को हमने फर्दर डिवाइड किया था। ओके, ये आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन। अब थोरैसिक आउटलेट जो हमने कही, जो स्पेस है, थोरैसिक आउटलेट जो आपकी स्पेस है, इस स्पेस के अंदर स्ट्रक्चर में से किसी को भी बाहर से अगर कंप्रेस किया जाए, तो उस कंप्रेशन की वजह से, उसकी रीजन की वजह से, फिर हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टोस। क्या कहते हैं? टोस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर नर्व कंप्रेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। न्यूरोटोस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी वेसल कंप्रेस हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वेसल। स्टूडेंट जल्दी से बताएं ना। वेसल आपकी, और वेसल में वास्कुलर, भाई वास्कुलर टोस, वास्कुलर, ओके, वास्कुलर टोस। ओके, फिर आपका 6 क्वेश्चन, नंबर 6 पे, तो फिर वेसल के अंदर आर्टरी आपकी अगर कंप्रेस हो जाए, अगर आर्टरी आपकी इन्वॉल्व हो जाए उसके अंदर, फिर क्या कहते हैं? आर्टीरियल टोस। वेरी गुड। 7 क्वेश्चन, 7 नंबर, अगर आपकी वेन, अगर आप बहुत तेज हैं, ठीक है, अगर आपकी वेन वहां पे कंप्रेस हो जाए तो वो उसको क्या कहते हैं? थोरैसिक आउटलेट में, तो उसको वीनस टोस कहते हैं। 8 क्वेश्चन, अगर आपकी इन तीनों को मतलब कि देखा जाए, इन तीनों में से मोस्ट कॉमन ये बताएं, न्यूरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन तीनों कंडीशन में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर पेन। ठीक है जी, क्या होता है? पेन। तो पेन के लिए को क्या देते हैं? जल्दी से बताएं। पेन के लिए, पेशेंट को स्टेबल करने के लिए एनाल्जेसिक। तो दिस इज ऑल अबाउट थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, दैट इज मोर देन इनफ
स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस स्टूडेंट ने कल का लेक्चर मिस कर लिया ना, उस बल्कि जितने भी आगे लेक्चर्स हैं मिस किए, मतलब उन लोगों ने अपना लॉस करेंगे अपना आपको। कल हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, मसल ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसको हम आपकी थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक वॉल भी कहते हैं, ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो ये हमारा कल का टारगेट होगा, इसको लेके चलेंगे। ओके।